खराब होता है। वो एक साइंस है। तो वैसे ही हम जानते तो हैं कि कैंगन पानी जो है वो बहुत पावरफुल है। लेकिन कैसे पावरफुल है? भाई एंटीऑक्सीडेंट, अल्कलाइड नेचर, माइक्रोक्लस्टर तो ये सभी जानते ही जानते हैं, लेकिन ये हमारे ऑर्गन पे किस लेवल पे काम करते हैं, थोड़ा सा अगर ये सभी को क्लियर हो जाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा, और एनर्जी रहेगी उस काम करने में। ठीक है। तो चलिए, सबसे सबसे पहले मेरा एक सवाल है कि इसमें से जितने लोग भी केंगन पानी पी रहे हैं उनमें से किन लोगों को केंगन पानी का कोई असर उनके शरीर पर नहीं दिख रहा है? ऐसे लोग हैंड रेस करें जिनको इस पानी का कोई विशेष असर नजर नहीं आ रहा है। उन्होंने किसी के प्रभाव में, किसी के लालच में, या मार्केटिंग सिस्टम के कारण, या पैसे कमाने के लिए, या फिर किसी के दबाव में इस मशीन को लिया, पानी पी भी रहे हैं, लेकिन उनको वैसे कोई रिजल्ट नहीं आ रहे। मैं ये जानना चाहता हूँ, ऐसा कोई व्यक्ति हो, कोई हैंड रेस करना चाहे? क्योंकि पानी ले रहे हैं, आप पानी पी रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी आपको वो पर्टिकुलर असर नहीं मिल पा रहा है इस पर्टिकुलर पानी का जो आप चाह रहे थे, या जो आपकी एक्सपेक्टेशन थी, जो है आपने मीटिंग में देखा, या जब आपने इस तरीके से चीजों को देखा, लेकिन आप जब वही एक्चुअल तो रूप है में सर उसको। कि किसी को, मतलब असर सभी को हो रहा है। हाँ, हाँ। असर हो रहा और होगा, बिल्कुल हो रहा होगा, लेकिन क्या है, देखो कुछ लोग, इसकी कुछ लोग नहीं आ रहा सुपर, है कि असर तो सभी को हो रहा है, कुछ लोग लेकिन ये सुपरफिशियल। असर किस तरीके से होता है वो हाँ, वही जानना है। जी, 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 ठीक है। तो जो ये, देखो आप एक भी इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि असर तो सभी पर हो रहा है। बहुत अच्छी बात है, तो तभी तो उठ के आए सब लोग। तभी तभी उठ के 6:30 बजे जो है दुनिया के इंपॉर्टेंट काम छोड़ते हुए लोगों ने इस मीटिंग में आए हैं। इसका मतलब है कि उन पर कुछ ना कुछ प्रभाव हो रहा है। लेकिन फिर भी जिस जो इस पानी का मैक्सिमम बेनिफिट होना चाहिए वो बेनिफिट अपन नहीं उठा पा रहे हैं, या कुछ लोगों पे इस पानी का बहुत अच्छा असर होता है और कुछ लोगों पे इस पानी का असर नहीं होता है। तो इसका क्या कारण है? इसका क्या कारण है? इसका मैं मेरे थोड़ा सा मेरे चीज से स्टार्ट करता हूँ मैं आपको। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, मेरे को परमिशन है क्या स्क्रीन शेयर करने की? बिल्कुल सर, आप को होस्ट है। मेरा फोटो है कुछ साल पहले का। इस समय मैं केंगन में जुड़ चुका था और केंगन की एक मीटिंग थी, उस मीटिंग में मेरा यह वाला फोटो भी लगा हुआ था। अगर आप कोई मीटिंग का ध्यान करेंगे तो एक मीटिंग में मेरा इस तरीके का एक फोटो भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। और अभी की अगर अपन बात करें तो ये मेरा 2 दिन पुराना फोटो है। ठीक है। अगर इन दोनों फोटो में अंतर देखा जाए तो आप एक चीज को समझिएगा कि किसी एक व्यक्ति पे असर हो, लेकिन यहाँ पे हम आप देखोगे कि मेरे और मेरी पत्नी दोनों पे इस पर्टिकुलर पानी का असर है, साथ में योग का भी असर है। तो हमने हमने क्या बेनिफिट उठाया इस पानी का और किस तरीके से काम करा, इसका सबसे बड़ा तरीका मैं आपको बताता हूँ कि हमने इस पानी के साइंस को समझा। दूसरा, शरीर विज्ञान को भी समझा। अपने शरीर में किस तरीके की क्रियाएं होती है और किस क्रियाओं में पानी का उपयोग है, और साथ साथ आपको आपकी दैनिक दिनचर्या पे भी काम करना पड़ेगा। आप केवल पानी के भरोसे ही रहें और बाकी की चीजें अगर आप आपकी अलग रखेंगे तो उस केस में क्या होगा कि आपको वैसे रिजल्ट नहीं मिल पाएंगे जिस तरीके के आप चाहते हैं। समझे? मतलब मोर और लेस अगर देखा जाए, जो मेरा हैंड रेस करने का जो उद्देश्य था कि पानी का असर नहीं हो रहा है, उसके पीछे के अगर कारण को देखा जाए तो आप केवल पानी के भरोसे बैठे हैं और बाकी चीजों को आप एडवर्स लेके चल रहे हैं। जैसे आपने आपकी गाड़ी में पावर पेट्रोल डला लिया। पेट्रोल आता है ना, पावर पेट्रोल, जो बहुत अच्छी स्पीड देता है, बहुत अच्छा एवरेज देता है। आपने आपकी गाड़ी के अंदर वो पेट्रोल डला लिया है और आप सोच रहे हैं आपकी गाड़ी बहुत अच्छा एवरेज देगी, लेकिन आपकी गाड़ी में हवा ही नहीं है। समझिए, आपकी गाड़ी में हवा कम है और आप सोच रहे हैं कि इतना बढ़िया पेट्रोल मैंने डाला और मेरे को रिजल्ट नहीं मिल रहा है। तो अगर आप आपकी बाकी की चीजों को भी व्यवस्थित करेंगे और साथ में अच्छा पानी देंगे तो फिर शरीर काम करेगा। अभी हम क्या कर रहे हैं, जैसे एक और छोटा सा एग्जांपल मैं देता हूँ कि बच्चे हैं घर में। बच्चे आते हैं और घर में आकर पूरे सामान को फैला देते हैं। जैसे स्कूल जाते हैं, बैग इधर पटकते हैं, इधर पटकते हैं, ये पटकते हैं। अब उनकी माता जी जो है वो सारे काम को क्या करती है, व्यवस्थित करती रहती है। यानी उनकी माता जी की एनर्जी काय में लग रही है, उस घर को अव्यवस्थित, जितना भी बच्चों ने अव्यवस्थित करा है उसको वापस से व्यवस्थित करने में उनकी एनर्जी लग रही है। अब इसका इसका इससे क्या हो रहा है, माता जी जो क्रिएटिव काम कर सकती थी
जैसे घर में बहुत अच्छा स्वादिष्ट भोजन बना सकती थी, घर को बहुत ज्यादा सुंदर रख सकती थी, घर के अंदर और कुछ बहुत अच्छे अच्छे कार्य कर सकती थी, गार्डनिंग कर सकती थी, लेकिन उनकी पूरी एनर्जी काय में जा रही है? उनकी पूरी एनर्जी जा रही है उस घर को जो उन बच्चों ने जो फैलाया है उसको समेटने में। एज इट इज, आप आपके शरीर के साथ क्या कर रहे हैं? अगर केवल बच्चे कुछ नहीं करें, केवल घर पे आए और जो सामान जैसा रखा था वैसा ही रख दें, तो ही उनकी माता जी की एनर्जी बहुत सारी बच जाएगी। हम भी हमारे शरीर के साथ क्या कर रहे हैं? हम हमारे शरीर को एडवर्स कंडीशन दे रहे हैं, और हम चाह रहे हैं कि चमत्कार पानी से हो जाए। समझ रहे हैं? ये नहीं, आप टाइम से सो नहीं रहे हो, टाइम से उठ नहीं रहे हो, रात को 12-12, 1-1 बजे, 2-2 बजे तक अगर आप जागेंगे और दूसरे दिन आप सोचेंगे कि आप इनर्जेटिक फील करें, तो आप ऐसा पॉसिबल नहीं। आप रात को 11 बजे, 12 बजे अगर भोजन कर रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि आप आपका दूसरा दिन आपका बहुत अच्छा निकल जाए, तो पॉसिबल नहीं। आप दिन भर कुंठा वाले विचार लेके चल रहे हैं कि मैं इसका बुरा कर दूं, इसका ऐसा कर दूं, इसका ऐसा कर दूं, इसके साथ ऐसा कर दूं, और आप सोचेंगे आपको रात को अच्छी नींद आ जाएगी, तो पॉसिबल नहीं। यानी आपको क्या करना पड़ेगा? ये एक होलिस्ट, ये पानी बहुत पवित्र है। ये पानी भी आपको, अगर आप पानी पीते हो तो ये पानी भी आपको राइट डायरेक्शन में लेके जाएगा। लेकिन अगर आप ये बाकी की चीजें भी कर दो, यानी अगर आप टाइम से उठना बैठना कर दो, टाइम से खाना पीना कर दो, अपने दिन भर के सोच विचार अच्छे कर दो, मन में सेवा का भाव लेके आ जाओ, तो ऑटोमेटिक ये पानी जो है 3 से 4 गुना आपके शरीर पे काम करने लग जाएगा। और इसके लिए आपको आपके बॉडी के सारे तंत्रों को समझना पड़ेगा। बहुत सारे लोगों का ये मत रहता है कि यार पानी से क्या होगा, ठीक है, पानी पी रहे हैं, पानी पीने से क्या होगा। लेकिन अगर उनको ये जरूर क्लियर है कि अगर वो कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं या फिर गंदा पानी पी रहे हैं तो उससे बीमार जरूर पड़ रहे हैं, लेकिन अच्छा पानी पीने से उनके मन में वो कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा है कि मैं पानी अच्छा पीऊंगा तो स्वस्थ होऊंगा। तो ये बिलीफ सिस्टम भी जो है आपके शरीर के अंदर लाना पड़ेगा। जो श्रद्धा जो चीज है, एक चीज और मैं एग्जांपल बता रहा हूँ। जिस श्रद्धा से व्यक्ति जो है ना ब्लड प्रेशर की गोली लेता है, जैसे ब्लड प्रेशर हुआ सुबह श्रद्धा से लेता है या खून पतला करने की टेबलेट लेता है, उस समय उसके अंदर वो फीलिंग आती है कि टेबलेट लेने से मेरा बीपी कम होने वाला है। वैसा ये पानी पीते समय नहीं करता। वही बिलीफ सिस्टम अगर पानी पीते समय लेके आ जाए कि ये पानी पीने से मेरे शरीर के अंदर चमत्कार होने वाला है, तो वाकई में वो चमत्कार करेगा। इसको बोलते हैं प्लेसिबो इफेक्ट। बहुत सारे लोगों को डॉक्टर जब देखते हैं, उनके ढेर सारी जांचें आती है, डॉक्टर को सारी जांचें नॉर्मल दिखती हैं, लेकिन उस मरीज को ये नहीं कह सकते कि भैया तेरी सारी जांचें नॉर्मल है, तेरे को कुछ नहीं, क्योंकि मरीज तो बोल रहा है मेरे को प्रॉब्लम है। तो ऐसी कंडीशन में डॉक्टर क्या करता है? ऐसी कंडीशन में डॉक्टर कुछ ऐसी दवाई देता है जिसमें दवाई होती ही नहीं। जैसे कैप्सूल है, उस कैप्सूल के अंदर कुछ नॉर्मल सी शक्कर की या इस तरीके की छोटी मोटी कोई कैप्सूल के अंदर टेबलेट डाली रहती है, वो दे देते हैं कि ये लो आप, इससे आपको नींद आ जाएगी। और वो व्यक्ति नींद गोली लेता है और उसको नींद आना स्टार्ट हो जाती है। यानी उस गोली ने काम नहीं करा। काम किसने करा? काम उस व्यक्ति की श्रद्धा और विश्वास ने करा। तो एज इट इज, अगर आपको इस पानी के वैसे रिजल्ट नहीं आ पा रहे हैं, तो आपको किन चीजों पर ध्यान देना चाहिए? आपको सबसे पहले अपना बिलीफ सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना, कि आपका बिलीफ सिस्टम, क्योंकि ये जो पानी है, अगर देखिए जैसा पानी पहले था ना वैसा पानी ने क्वालिटी खो दी है। आप समझिए, जैसा पानी पहले मिलता था वो उससे बेकार पानी अब आपको मिल रहा है। तो जाहिर है जैसी परफॉर्मेंस आपकी पहले थी वैसी परफॉर्मेंस आपकी आज नहीं होगी अगर आप नॉर्मल पानी पिएंगे। अगर आप सोच रहे हैं कि यार मेरे तो पूर्वज ऐसा पानी पीते थे, मेरे फलाना व्यक्ति, हम तो हमारे दादी ऐसा पानी पीती थी, पानी के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। लोग, बहुत सारे लोग ये बोलते हैं पानी के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए, जैसा प्रकृति पानी दे रही वैसे ही पानी पी लेना चाहिए। लेकिन अगर आप देखोगे कि अगर वो पानी में कुछ गड़बड़ हो चुकी है और आप सोच रहे हैं कि मेरे को प्रकृति ने जैसा पानी दिया मैं वैसा ही पी लूं, तो वहां पे आपका जो लॉजिक है वो गड़बड़ा जाएगा। तो आपको क्या करना चाहिए? आपको सबसे पहले आपका बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग करना चाहिए कि नहीं, ये जो पानी जो है, जिसके टेस्टिमोनियल इतने सारे उपलब्ध है। और एक और चीज है, देखो मैं किसी बता रहा हूँ, कुछ लोगों को आप लंबे समय तक बेवकूफ बना सकते हैं। जैसे बच्चे हैं, अपने माँ बाप को जीवन भर बेवकूफ बना सकते हैं। मेरा ऐसा हो गया, मेरा ऐसा हो गया, मेरे को ये जरूरत है, मेरे को ये जरूरत है, तो माँ बाप का पूरा ट्रस्ट रहता है और बच्चे का जो जो जैसा बोलते हैं वैसा वैसा हाँ करते जाते हैं, और जीवन भर वो एक ही छत में रहते हैं कि मेरा बच्चा जो बोल रहा है बिल्कुल सही है। ये ना क्या हो गया? कुछ बच्चों को आप क्या कर सकते हो?
कुछ लोगों को आप थोड़े समय तक बेवकूफ बना सकते हो, लंबे समय तक बेवकूफ बना सकते हो। लेकिन कुछ लोगों को आप, बहुत सारे लोगों को थोड़े समय के लिए बेवकूफ बनाया जा सकता है। जैसे कोई नेता आया, उसने कोई वादे कर दिए, बहुत सारा कर दिया, कुछ छोटे मोटे कुछ चीज दिखा के उसने ढेर सारी, बहुत सारी पब्लिक को क्या कर दिया, अपने प्रभाव में ला दिया, और थोड़े समय के लिए उनको बेवकूफ बना सकता है। लेकिन जैसे ही दूसरा चुनाव आएगा या दूसरा मौका आएगा, लोग समझ जाएंगे कि यार ये जो व्यक्ति था ये फर्जी था, ये फर्जीवाल था, इसने हमको धोखा दिया। और लेकिन बहुत सारे लोगों को बहुत समय तक बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। समझ रहा, यानी बहुत सारे लोगों को बहुत समय तक। तो ये दोनों चीजें जो बहुत बहुत मैं बोल रहा हूँ, ये इसलिए बोल रहा हूँ, ये जो अपना सिस्टम है, ये बहुत सालों से, ये 1 2 साल या 3 साल से नहीं आया हुआ है। ये ने इसको हो गए लगभग 70 साल के आसपास ही है, और 170 देशों में चल रही है। तो बहुत सारे लोगों को बहुत समय तक बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। यानी कहीं ना कहीं इस सिस्टम में, इस पानी में कुछ ना कुछ तो है जो लोग इसके साथ लंबे समय तक जुड़े हुए। अगर आज आप देखा जाए तो आपको 35 साल पुरानी मशीन भी चलती हुई दिख जाएगी, और वो मशीन वैसा ही पानी दे रही है जैसा वो पहले दिन दे रही थी। मतलब पहले दिन उस पानी को निकाला, उसके अंदर लिटमस डाला तो उसने ब्लू दिखाया, और 35 साल बाद भी उस मशीन से पानी निकाला, उसमें लिटमस डाला और उसने ब्लू दिखा दिया। उसका ओआरपी चेक करा और इसका ओआरपी चेक करा, यानी जो परफॉर्मेंस उस मशीन की पहले दिन थी, अगर आज 35 साल बाद भी उस मशीन की परफॉर्मेंस वैसी ही दिख रही है, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं ये जो चीज बताई जा रही है ये चीज सही है। 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल, कोई अगर अपन कोई कार ही लेते हैं तो जैसी उसकी पहले दिन परफॉर्मेंस रहती है, तीसरे चौथे साल उसकी परफॉर्मेंस डिग्रेड हो जाती है। इस मशीन में भी ये है कि एक समय बाद आपको इसकी प्लेटों को रिन्यू कराना पड़ता है, क्योंकि प्लेटें धीरे धीरे हो जाती है। लेकिन जैसी प्लेट चेंज होती है वैसे ही मशीन वापस से जो टेक्नोलॉजी है वो टेक्नोलॉजी उसी तरीके से काम कर रही है। यानी आपको आपके अंदर क्या लाना पड़ेगा, सबसे पहला सिस्टम, बिलीफ सिस्टम। और दूसरा, केवल और केवल पानी के भरोसे नहीं रहना है, आपको आपकी दैनिक दिनचर्याओं को भी ठीक करना। अब इस दिनचर्या में पानी कैसे रोल करेगा, सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताऊंगा जो योगा में भी बोलता हूँ, दिनचर्या। ठीक है, हम सब लोगों की दिनचर्या है। दिनचर्या मतलब क्या होता है, उठना, खाना पीना और सोना। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, स्वस्थ दिनचर्या। स्वस्थ दिनचर्या मतलब क्या, कि आपका उठने का समय, खाने का समय, सोने का समय आपकी सर्केडियन रिदम के अनुसार हो, और जैसा प्रकृति का हो। प्रकृति का हाँ। नियम क्या है, कि सुबह सब उठते हैं, फिर अपना कुछ काम करते हैं, भोजन करते हैं और रात्रि को विश्राम करते हैं। अगर हम इससे विपरीत चल रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, हम नेचर के अगेंस्ट चल रहे हैं, और हम वही काम कर रहे हैं कि बच्चा घर में आके बहुत सारी चीजों को फैला रहा है और माँ उसको क्या कर रही है, समेट रही है। तो हमारे शरीर की ऊर्जा जिस चीज में लगना चाहिए उस चीज में हमारी ऊर्जा नहीं लगेगी। हमारे शरीर में डेली रिपेयरिंग की प्रोसेस होती है, डेली। मतलब आपने जो आज करा है, आपके शरीर के अंदर वो हीलिंग प्रोसेस है, कि जब रात्रि को आप विश्राम में जाते हो, वो विश्राम में नींद की एक स्टेज होती है, उस स्टेज में आपकी बॉडी रिकवरी की प्रोसेस में आती है। लेकिन आपकी वो स्टेज ही अचीव नहीं होती। तो जब आपकी स्टेज वो अचीव ही नहीं होती, तो आपके शरीर के अंदर की रिकवरी प्रोसेस कम होती है, या धीरे धीरे वो रिकवरी प्रोसेस बंद हो जाती है। आप सोचिए कि अगर कोई रोड बना है और उस रोड पे अगर प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं होगा, भले से कितनी अच्छा रोड बनाया हो आपने, लेकिन वो थोड़े समय बाद उसके अंदर इतने गड्ढे हो जाएंगे, और अगर रिपेयरिंग नहीं हुआ तो और ज्यादा गड्ढे हो जाएंगे, और रिपेयरिंग नहीं हुआ तो उस सड़क पे चलना मुश्किल हो जाएगा। ऐसे ही हमारे शरीर के साथ होता है। हमारे शरीर के साथ डेली अगर हम रोज टूट फूट कर रहे हैं, रोज हमारे शरीर के साथ गंदगी आ रही है, हमारे शरीर के साथ विजातीय पदार्थ आ रहे हैं, ढेर सारी गंदी चीजें आ रही हैं, और वो अगर हमारे शरीर से बाहर नहीं निकल पा रही है, तो आपके शरीर के अंदर रोग होना तय है। तो आपको सबसे पहले स्वस्थ दिनचर्या पर ध्यान रखना है। और स्वस्थ दिनचर्या के साथ साथ दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं बोलता हूं, नियमित स्वस्थ दिनचर्या। यानी दिनचर्या एक दिन स्वस्थ बना ली, लेकिन अगर नियमित नहीं है, अगर कंसिस्टेंट नहीं है, कंसिस्टेंट मतलब कि अगर आप रोज सुबह 10 बजे खाना खा रहे हैं, तो अगर आप 10 बजे खाना खाएंगे
तो आपके शरीर के अंदर एक साइकिल सेट होगी और वो आपको 9:50 पे आपके शरीर के अंदर वैसे हार्मोन रिलीज करेगा जो उस खाने को पचाने के लिए तैयार है। जब आपको भूख लगती है ना, मतलब वो शरीर आपका तैयार है उस समय ऐसे एंजाइम्स को छोड़ने के लिए कि जैसे ही आपने खाना डाला उस खाने के साथ वो एंजाइम मिलेंगे और वो खाना पचेगा। लेकिन आपने क्या करा, आपने बिना भूख के खाना खा लिया। अब शरीर तैयार ही नहीं, शरीर ने पाचक रस रिलीज ही नहीं करे, तो वो खाना आपका शरीर के अंदर जाएगा। अब वो पचेगा नहीं खाना, वो खाना सड़ेगा। तो अब आप क्या कर रहे हैं, आपने बहुत अच्छे 500 रुपए किलो के चावल लेके आ गए, महंगे से महंगा चावल ले आए, अच्छे से अच्छा घी ले आए, गिर गाय का घी ले आए और ये ले आए वो ले आए, तमाम अच्छी से अच्छी चीजें लेके आ गए, लेकिन वो आपके शरीर के अंदर जाके सड़ रही है, काम ही नहीं आ रही। यानी आपको क्या करना था, आपको एक टाइम डिसाइड करना था। नियमित का मतलब ये हुआ कि आपके शरीर के अंदर, जैसे एक और एग्जांपल में बता रहा हूँ, आप किसी दिन खाना खा के आते हैं बाहर से और किसी दिन घर पे खाना खाते हैं, किसी दिन आप अपने दो दोस्तों को घर पे ले आते हैं और किसी दिन आप खुद ही नहीं आते हैं घर पे। अब आप बताइए, आपकी वाइफ या आपकी मम्मी को खाना बनाने में कितनी तकलीफ आएगी। आपकी मम्मी का शाम को 6 बजे से लगा के रात को 10 बजे तक आपकी मम्मी के दिमाग में यही है कि मैं खाना बनाऊं कि खाना नहीं बनाऊं, खाना बना लिया तो सड़ेगा, नहीं बनाया तो वो आएगा तो भूखा रहेगा। मतलब आप क्या कर रहे हैं, आपकी मम्मी के दिमाग को आपने पूरी तरीके से पैरालिसिस में भेज दिया, समझिए। अब एक समय बाद क्या होगा कि आपकी माता जी फ्रस्ट्रेटेड हो जाएंगी। इस चीज को अगर आपने कंटिन्यू कर दिया तो उनके अंदर ऐसे ऐसे दिन में भावनाएं चलती रहेंगी, दिन में ऐसी भावनाएं चलती रहेंगी कि आपकी माता जी बीमार हो जाएंगी। हरकतें आपने करी और बीमार कौन हो गया? एग्जैक्टली exactly, आप आपके शरीर के साथ, आपके अंगों के साथ यही व्यवहार कर रहे हैं। किसी दिन आप 4 रोटी खा रहे हैं, किसी दिन 6 रोटी खा रहे हैं, किसी दिन खाने ही नहीं खा रहे हैं, किसी दिन बहुत ज्यादा अनशन खा रहे हैं, किसी दिन कचौरी समोसे में निकाल दिया आपने। तो अगर आप आपके शरीर के साथ, आपके अंगों के साथ आप इस तरीके का व्यवहार कर रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि आपके अंग उसके, देखिए भगवान ने हीलिंग प्रोसेस दी है शरीर के अंदर, लेकिन आप उसको टेस्ट मत करो। जैसे आपका आरओ सिस्टम है, आरओ सिस्टम के अंदर अगर आप इधर से कोको कोला जैसा पानी डालोगे तो आपके आरओ सिस्टम के अंदर ताकत है कि इस कोको कोला को व्हाइट बिल्कुल ट्रांसपेरेंट पानी में कन्वर्ट करके दिखा देगा, कोको कोला जैसे पानी को। लेकिन आप उसको टेस्ट कर रहे हो, लेकिन अगर आप रोज ऐसे ही दे रहे हो तो जो फिल्टर आपका 6 महीने या साल भर चलने वाला था वो फिल्टर आपका 4 दिन ही चलेगा। तो आप आपके शरीर के साथ क्या कर रहे हो, आप बोल रहे हो कि नहीं मेरा शरीर तो करेगा भाई, काम करेगा, मैं तो कुछ भी डालूं उसके अंदर वो काम करके देगा। तो वो कर रहा है, जब तक कर रहा है कर रहा है, लेकिन एक समय बाद वो करना बंद कर देगा और आप बोलोगे कि उस समय मेरा शरीर मेरा साथ नहीं दे रहा है और ऐसा मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। तो आपको सबसे पहला ध्यान रखना है आपके जीवन में कि आपको नियमित स्वस्थ दिनचर्या रखना है। अगर दिनचर्या है तो उसको पहले नियमित बनाओ, और नियमित हो गई तो फिर उसको स्वस्थ बनाओ। स्वस्थ के लिए आपको किसी अच्छे व्यक्ति के साथ गाइडेंस करो और उससे पूछो कि क्या चीज सही है और क्या चीज गलत है। इधर नहाए और इधर खाना खा लिया तो गड़बड़ है, इधर खाना खा रहे हो इधर पानी पी रहे हो, केंगन पानी पी रहे हो खाने के साथ ही, तो गड़बड़ कर रहे हो, समझिए। मतलब आप क्या कर रहे हो, आपके शरीर के अंदर जिस समय आप भोजन कर रहे हो, भोजन करके आपके शरीर के अंदर गया, उसने कुछ जूस रिलीज करा और आपने उस समय उसके अंदर ढेर सारा पानी डाल दिया, तो वो जूस को आपने डाइल्यूट कर दिया। आप मार्केट से एसिड खरीद के लाते हो कभी कभी टॉयलेट साफ करने के लिए, वो एसिड का एक ढक्कन आप उठा के डालो, आपके टाइल से आपका पॉट बहुत अच्छे से साफ हो जाएगा। लेकिन उसी एसिड को आप एक बाल्टी पानी में डालो और एक बाल्टी में पानी में डालने के बाद उस पानी को डालो आप, वो एसिड वैसा काम नहीं करने वाला है। तो जो आपको भूख लग रही है उस समय आपके शरीर ने वो पाचक रस HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपके शरीर के अंदर रिलीज होता है, और उस समय अगर आप आपके शरीर के अंदर कोई अल्कलाइन चीज या अल्कलाइन पानी डाल रहे हो और ज्यादा मात्रा में आप खाने के साथ डाल रहे हो तो वो खाना फिर नहीं पचेगा, वो खाना फिर सड़ेगा। यानी छोटी सी गलती करी आपने और आपको ये अच्छा पानी भी आपके शरीर के अंदर वैसा रिजल्ट नहीं दे रहा है जैसा देना चाहिए। तो यानी आपको क्या करना है, आपको आपका दिनचर्या को स्वस्थ करना है और नियमित करना है।
दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको आपका आहार जो है वो भी आपका संतुलित होना चाहिए, और आहार के साथ आपका पानी पानी भी आपको प्रॉपर पीना है। बहुत सारे लोगों के दिमाग में क्या है कि मैं पानी आया है तो पानी पीते ही जाऊं, इंजन पानी लगा दिया तो दिन भर में 7-8 लीटर पानी अगर आप आपके शरीर के अंदर डालने लग गए तो आपके शरीर के अंदर आप उल्टे रोग को बुला लेंगे। आपकी रिक्वायरमेंट ही नहीं थी उतनी। जितना ज्यादा आप पानी पी रहे हो आप आपकी किडनी को उतना ज्यादा काम करने को बोल रहे हो। अब किडनी का काम था, अच्छा किडनी का काम क्या रहता है? आप म्यूट है शायद, कोई भी हैंड रेस करके आप म्यूट कर ले। क्या रहता है किडनी का काम? मनीष जी उपाध्याय। सर अपना जितने भी जो वेस्ट शरीर में ऐसे तत्व जो गंदगी रहती है उसको बाहर करना, फिल्ट्रेशन एग्जैक्टली, का काम करती है। बहुत बढ़िया। देखिए, आपके ब्लड में जो भी इम्प्योरिटीज आ रही है उसको निकालने का काम या उसको शुद्ध करने का काम आपके शरीर में दो जगह होता है। एक तो आपका जो फेफड़े है ना, वो फेफड़े भी आपके ब्लड को क्या करते हैं, प्यूरिफाई करते हैं, उसके अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं और उसके अंदर ऑक्सीजन मिलाते हैं। और एक जो आपके ब्लड को छानने का काम है। आप समझिए किडनी क्या कर रही है, आपके ब्लड को छान रही है। और छान के क्या करती है उसको नहीं मालूम है अभी। वो तो क्या करेगी, सारी चीजों को छान देती है। एक उसके अंदर जो नेफ्रॉन रहता है वो क्या करता है, वो सारी चीजों को छान देगा। मतलब आपके कैल्शियम मैग्नीशियम और इतने इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट मिनरल्स को भी ब्लड के अंदर से छान देगा। लेकिन उसके बाद क्या करता है, उसके बाद आपके शरीर के अंदर एक ऐसा सिस्टम रहता है कि जो काम काम की चीजें वो वापस से ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब होती है। इसीलिए जो आपके नेफ्रॉन रहता है ना, उसकी एक लंबी सी पूंछ रहती है और वहां से आपकी पेशाब बनती है। समझिए, ये ना आपकी टॉयलेट जितनी भी बन रही है वो बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? आपकी किडनी की। अब आप एक चीज सोचिए कि आप जरूरत से ज्यादा लोड किसको दे रहे हैं, दिए जा रहे हो पानी पे पानी, पानी पे पानी, पानी पे पानी। तो अब क्या हो रहा है कि आपके शरीर के अंदर क्या हो रहा है, वो किडनी को जैसा काम करना चाहिए वैसा नहीं कर रही। दूसरा, अगर आप आपके शरीर के अंदर जरूरत से ज्यादा प्रोटीन डाल देंगे, तो जरूरत से ज्यादा प्रोटीन अगर आपने आपने बोला बहुत अच्छा प्रोटीन, मैं तो बादाम ही खाता हूँ, मैं तो काजू ही खाता हूँ, मैं तो पनीर ही खाता हूँ दिन भर में, पूरी प्रोटीन डाइट ही है, लेकिन आपके शरीर की रिक्वायरमेंट प्रोटीन की उतनी है ही नहीं। आप सोचिए, प्रोटीन का काम इनिशियल में काम है जब बच्चे का विकास हो रहा है, और बुढ़ापे में काम है जब व्यक्ति को एनर्जी क्या उसकी ताकत की आवश्यकता है। बीच में जो एज है उस एज में अगर आप नॉर्मल प्रोटीन लेते हो वो ठीक है, लेकिन अगर आप 30 25 30 साल के बाद और 50 साल के अंदर अगर आप एक्स्ट्रा प्रोटीन आपके शरीर के अंदर ले रहे हो तो आप अननेसेसरी आपकी किडनी को लोड दे रहे हो। तो आपको क्या करना है कि आपके आहार को संतुलित करना। जितना आहार आपका संतुलित होगा, और किसी दिन आपने केवल दाल चावल खा लिया तो उस दिन विटामिन का क्या होगा? आपने कार्बोहाइड्रेट ले लिया, प्रोटीन ले लिया, लेकिन शरीर के अंदर विटामिन नहीं गए। तो एक चीज और, अच्छा विटामिन का क्या उपयोग है आपके शरीर के अंदर? विटामिन का क्या उपयोग है? न्यूट्रिशन के लिए सर, हमारे न्यूट्रिशन के शरीर लिए। को। देखिए, मैं आपको साधारण भाषा में बताता हूँ विटामिन का उपयोग। विटामिन आपके शरीर में वही काम करता है जो आपके घर परिवार में आपके माँ बाप करते हैं। सोचिए, ऐसा शब्द मैं क्यों बोल रहा हूँ? देखिए, माँ बाप की उपस्थिति में होता क्या है, माँ बाप घर में बैठे हुए हैं लेकिन कुछ नहीं बोल रहे, लेकिन उनकी उपस्थिति के कारण ही आप टाइम से आ रहे हो, टाइम से उठ रहे हो, टाइम से सो रहे हो। समझिए, घर में सासू माँ है तो बहू ऑटोमेटिक टाइम से उठ रही है और घर का काम कर रही है। अगर सासू माँ कहीं बाहर चले गई तो बहू सोच रही है कि मैं दिन में 2 बजे उठती हूँ। समझिए, आप आपके घर में माँ बाप है तो आप आपके 4 दोस्तों को घर पे लाकर रात में बिठा के कोई पार्टी नहीं कर रहे हैं। समझ में आया? यानी ये विटामिन आपके शरीर के अंदर क्या कर रहे हैं, ये विटामिन आपके शरीर के अंदर ऐसी प्रक्रियाओं में हिस्सा ले रहे हैं जो आपके शरीर के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक थी। ये किसी भी क्रिया में पार्ट नहीं लेते हैं। एक चीज और मैं बता रहा हूँ, ये एक उत्प्रेरक का कार्य करते हैं, कैटलिस्ट का कार्य करते हैं। इनकी उपस्थिति में वो क्रिया होगी, और अगर ये नहीं हुए तो वो क्रिया नहीं होगी। जैसे माँ बाप की कमी कब खलती है, जब माँ बाप नहीं रहते हैं।
समझी, जब हैं तो मालूम ही नहीं पड़ रहा, घर में है तो हैं, लेकिन जब वो नहीं रहते हैं, जब आपको मालूम पड़ता है कि यार वो होते तो ऐसा होता, ये होते तो ऐसा होता। ऐसा ही अगर आपके शरीर के अंदर विटामिन नहीं होंगे तो आपके शरीर के अंदर ढेर सारे रोग आ जाएंगे। आपके शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता डेवलप करने का काम किसका है? विटामिन का है। अब आप सोच रहे हैं कि मैं केवल पानी पी लूं और मेरे विटामिन का काम हो जाए, तो पॉसिबल नहीं। आपके शरीर के अंदर रोग होंगे। यानी आपको क्या करना चाहिए, आपकी बैलेंस डाइट में। एक चीज और बता रहा हूँ, आपको ऐसा लग रहा है, जैसे एक एग्जांपल है, आपने नींबू पानी पिया या आंवला खाया, आपके शरीर के अंदर विटामिन सी गया, लेकिन जैसे ही आप टॉयलेट गए और जैसे ही आपने वो करा, वो विटामिन सी आपके शरीर से गायब हो जाएगा। यानी वो स्टोर नहीं होता आपके शरीर के अंदर। तो आप सोचिए कि आप आपके शरीर के अंदर क्या कर रहे हैं। आप आपके शरीर के अंदर विटामिनों को डाल रहे हैं, वो विटामिन उस क्रिया को काम करेगा, वापस से वो गायब हो जाएगा। यानी आपके शरीर के अंदर इनकी दैनिक रूप से आपको फुलफिल करना है। मतलब ये चीज जो है आपको, मतलब आपको कभी रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, या आपके शरीर के अंदर पानी पीने के बाद भी आपके अंदर रोग आ रहा है, तो उसका एक कारण क्या हो सकता है कि आपका आहार संतुलित नहीं है। और उसके साथ साथ एक और चीज है कि आपका आहार संतुलित के साथ साथ आपको नियमित संतुलित आहार लेना है। मतलब जैसे मैंने नियमित वो बोला आपको कि नियमित आपकी स्वस्थ दिनचर्या होना चाहिए, वैसे ही आपका क्या होना चाहिए, नियमित संतुलित आहार। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज आती है, आपके जीवन में आप कितना ही अच्छा खा पी रहे हो, लेकिन उसके बाद भी आपको आपके जीवन में व्यायाम बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। अभी मैं पानी पर वापस लौट के आऊंगा, लेकिन व्यायाम भी आपको कैसा करना चाहिए, सूक्ष्म व्यायाम, और वो भी नियमित रूप से करना चाहिए। आपका सुबह का समय जरूर इस मीटिंग में चला जाता है, लेकिन आपको इस मीटिंग के पहले या इस मीटिंग के बाद आधे से पौन घंटे आपको आपके शरीर पे अवश्य देना चाहिए। अगर आप आपके शरीर में नियमित क्रिया करेंगे, और मैं क्या बोल रहा हूँ, यौगिक व्यायाम। यौगिक व्यायाम क्या होता है, ऐसा व्यायाम जो श्वास प्रश्वास के साथ किया जा रहा हो। अगर आप ऐसा व्यायाम करेंगे तो आप आपके शरीर के साथ उसको हेल्प करेंगे। और अगर आप ऐसा व्यायाम कर रहे हैं जिसमें आप आपके शरीर का दोहन कर रहे हैं, समझना, वो भी एक तरीके की हिंसा होती है। आप कुछ नहीं खा पी रहे हैं और आप 40 किलोमीटर दौड़ रहे हैं, समझिए। हफ्ते में एक बार, साल भर में एक बार, 3 साल में एक बार अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो समझ में आता है। लेकिन आप अपने शरीर के साथ डेली कुछ ना कुछ ऐसा खतरनाक काम कर रहे हैं जो आपकी कैपेसिटी में नहीं, रोज के 10, 12, 15 किलोमीटर दौड़े जा रहे हैं, और आपकी एज ब्रेकेट चेंज होता जा रहा है। तो आप आपके शरीर के साथ क्या कर रहे हैं, आप आपके शरीर के साथ हिंसा कर रहे हैं। तो आपको ऐसा व्यायाम करना चाहिए, आपके जोड़ों से रिलेटेड, श्वास प्रश्वास से रिलेटेड, और हर चीज को किसके साथ जोड़ देना चाहिए, व्यायाम के साथ। तो योगा में भी बहुत सारे लोग, जैसे मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ, मैं केवल ऐसा हाथ हिला रहा हूँ, लेकिन इस हाथ को अगर मैं श्वास प्रश्वास के साथ हिलाऊंगा और आंख बंद करके पूरा ध्यान उस पर्टिकुलर अंग पे लगा के करूंगा, तो ऐसी 5 आवृत्ति करने में ही मेरे शरीर के अंदर वो इफेक्ट हो जाएगा जो मैं इसको 25 बार हिलाने के बाद भी अचीव नहीं करूंगा। तो एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि यौगिक व्यायाम। अब संतुलित आहार में एक चीज थी पानी। मैंने बताया ज्यादा पानी पीने से ये हुआ, लेकिन आपको आपका पानी जो है आपके वेट के अनुसार पीना चाहिए, ठीक है। ये कोई व्यक्ति है, आपने ऐसा कोई यूनिवर्सल फार्मूला नहीं कि सबको 3 लीटर पानी पीना है या सबको 4 लीटर पानी पीना है। हर व्यक्ति को अपना क्योंकि हर व्यक्ति की डिमांड अलग अलग है, और हर व्यक्ति का एक्टिविटी रेशो अलग अलग है। तो आपको आपके एक्टिविटी रेशो के अनुसार, अगर आप बहुत ज्यादा दिन में आपका श्रमिक कार्य है तो आपको उसके अनुसार पानी पीना है, और अगर आपकी सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है तो आपको उस अनुसार पानी पीना है। इंपॉर्टेंट चीज है कि पानी जब आप पी रहे हो तो आपको बहुत धीरे धीरे और सिप करके पीना है। कभी भी आपको एक झटके में पूरा गिलास पानी नहीं पीना है। इसका कारण ये है कि आप आपके शरीर के अंदर उस पानी को एब्जॉर्ब होने का मौका दें। ये पानी जो है आपके सेल्स के अंदर जाता है, तो जाते समय क्या करता है, आपने जो खाना खाया था उस खाने के अंदर जितने भी पोषक तत्व थे, जितने भी चीजें थी, वो सारा उस पानी, क्योंकि आपके शरीर के अंदर जो ट्रांसपोर्टर है वो कौन है, इधर से उधर ले जाने का काम कौन कर रहा है, इधर से उधर ले जाने का काम पानी ही कर रहा है। तो अगर वो ट्रांसपोर्टर
किसी चीज को लेके जा रहा है और लेके जाए सेल में, सेल के अंदर जाए, वो अपना काम करे, वहां पे जो माइटोकॉन्ड्रिया वो उसके अंदर से चीजें निकाले, एनर्जी प्रोड्यूस करे, वहां से जो विजाती तत्व वो वापस से सेल से वापस बाहर आए, वो फिर धीरे धीरे जो है वो किडनी की तरफ आपका पानी धीरे धीरे खसकता हुआ चला जाए और वहां पे जाके फिल्ट्रेशन का काम हो जाए। यानी आप आपके शरीर को क्या कर रहे हो, उस पानी को देने का मौका दे रहे हो। जिस तरीके से अगर मैं अभी यहाँ पे बहुत तेज तेज बोलने लग जाऊं और इतनी जल्दी बोलने लग जाऊं और ऐसा बोलूं कि आपको कुछ समझ में ही नहीं आए, तो क्या होगा? अभी जो मैंने बोला वो आपके पास पहुंच ही नहीं पाया, लेकिन मैं बोल रहा हूं और आप उस चीज को कंज्यूम कर रहे हो, तो मेरे बोलने का क्या है? मेरे बोलने का फायदा है। इसी तरीके से जो आप ये पानी पी रहे हो, इस पानी का फायदा कब होगा आपको? जब आप इस पानी को क्या करोगे? धीरे धीरे पियोगे। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज, आपको आपके पानी का जो मेजर पोर्शन है वो सुबह के समय ले लेना चाहिए। जिस तरीके से मैं अगर आपको बोलूं कि अगर आपको आपके घर की सफाई करना है, तो एक तरीका ये है कि आप झाड़ू लगाओ, उससे भी कचरा साफ होता है। एक तरीका है कि आप पोछा लगाओ, उससे भी घर साफ होता है। और एक तरीका है कि आप उसको पानी से धो लो। सबसे अच्छी सफाई किसमें होगी? जाहिर है कि अगर अपन किसी चीज को धोएंगे तो सबसे अच्छी सफाई होगी। तो अगर ये समय हमारा सुबह का समय, सुबह का समय हमारे शरीर के अंदर विजातीय तत्वों को बाहर निकालने का, तो अगर अपन उस समय शरीर के अंदर पानी डालते हैं, जैसे सुबह उठते साथ 2 से ढाई 3 गिलास अगर आपने पानी पिया है, तो आपको आपका मोशन प्रॉपर आ जाएगा। फिर आपने 8 बजे तक पानी पी लिया, 9 बजे 10 बजे तक अगर आप आपके शरीर के अंदर कर रहे हो, तो उस समय आपके शरीर के अंदर क्लीनिंग की प्रोसेस होगी और मैक्सिमम टॉक्सिन्स आपके शरीर से बाहर निकल जाएंगे। इसके बाद आप खाना खाओ, खाने खाने के 40-45 मिनट तक फिर कुछ पानी मत पियो, और उसके बाद फिर जैसी जैसी आपकी आवश्यकता लग रही वैसे 4 5 6 बजे तक आप पानी पीते जाओ। रात को 8:30 9 बजे के बाद पानी पीना भी बंद कर दो। समझिए आपकी रिक्वायरमेंट। आप क्या करते हैं, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, रात को जब सो रहे हैं ना, सोने के पहले 2 गिलास 3 गिलास पानी पी के सो गए। 2 3 गिलास पानी आपने जरूर पी लिया है, लेकिन ये पानी अब आपके शरीर के अंदर क्या करेगा? आपके शरीर के अंदर जब आप बहुत गहरी नींद में होगा, आपको टॉयलेट का प्रेशर लगा देगा। और जब आपके शरीर के अंदर टॉयलेट का प्रेशर आ गया, तो जब आप वो नींद की उस स्टेज में थे, नींद की स्टेज में आपके शरीर के अंदर अलग अलग सी वेव्स निकलती, अल्फा तरंगे, बीटा तरंगे, थीटा तरंगे, गामा तरंगे, और हर तरंग का आपके शरीर में अलग अलग प्रभाव है। और अगर आप उस समय टॉयलेट के प्रेशर के कारण उठ गए, या बहुत सारे लोगों को यूरिन लीकेज हो जाता बिस्तर में, उसका कारण क्या है कि वो 8 साढ़े 8 9 बजे बाद रात को सोते समय 1 गिलास दूध पी के सो रहा है। तो आप आपकी ये एक्टिविटी जितनी भी है ना, 8 बजे के पहले पहले कर लो, और उसके बाद 2 ढाई घंटे कम से कम जगने का काम करो, ताकि आपका शरीर प्रोसेस हो जाए, और उसके बाद आप यूरिनल करो। थोड़ा बहुत अगर आपको प्यास लग रही है तो थोड़ा बहुत पानी पी के आप सो, और फिर अगर आप 3 4 बजे 5 बजे जैसे उठ जाते हो, वैसे ही आप आपके शरीर के अंदर पुनः पानी देने का काम करना चालू करो, और फिर इधर 10 बजे तक पानी दो। यानी अगर आप आपके पानी को ही करेक्ट कर लो, पानी की मात्रा को, जैसे कोई व्यक्ति 90 kg का है और वो सोच रहा है कि मैं 3 लीटर पानी पी लूं, तो उसके अंदर धीरे धीरे डिफिशियंसी क्रिएट हो जाएगी। और धीरे धीरे डिफिशियंसी क्रिएट हो गई। एक छोटा सा और एग्जांपल देता हूँ। जैसे आपके घर में आपके पानी की रिक्वायरमेंट थी 50 लीटर की, और आपको 45 लीटर पानी मिला है, तो आप क्या करोगे? आप कुछ गैर जरूरी काम छोड़ दोगे। जैसे आप कोई वरांडा धोते थे, तो आपने वरांडा धोना छोड़ दिया, क्यों? क्योंकि आज 5 लीटर पानी कम आया है। दूसरे दिन फिर 5 लीटर पानी कम आया, तो क्या होगा? आपने जो पोछा लगाते थे गीले पानी से, आपने उसको भी बंद कर दिया। फिर अगर 2 3 लीटर पानी कम आया, तो अब आप पेड़ पौधों में जो पानी दे रहे थे एक्स्ट्रा, उस पानी को कम कर दिया। फिर थोड़ा सा पानी कम आया, तो आप और हम धीरे धीरे क्रोनिक डिहाइड्रेशन के शिकार है। डिहाइड्रेशन का मतलब लोग क्या समझते हैं मालूम आपको? कि मैं मरुस्थल में फंसा हुआ हूं और मेरे को बिल्कुल पानी नहीं मिला, या मैंने बिल्कुल पानी नहीं पिया और मैं डिहाइड्रेटेड हो गया, तो वो डिहाइड्रेशन है। डिहाइड्रेशन का मतलब ये है कि मेरा शरीर अगर 500 ml पानी रोज निकाल रहा है, और मैं अगर 499 ml पानी ले रहा हूं शरीर के अंदर, तो 1 ml का डिहाइड्रेशन मेरा हो चुका है। और ऐसा धीरे 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 मेरा शरीर, जिनको भी रोग हो रहा है,
उनके शरीर में क्रोनिक डिहाइड्रेशन ही है। सबसे मेजर जो कारण है कि आपके शरीर के अंदर जितना पानी लॉस होता है सुसु पोटी पसीने के माध्यम से, उतना आपका शरीर वापस से एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है। और एब्जॉर्ब नहीं करने का कारण क्या है कि आपके पानी ने क्वालिटी खो दी, क्योंकि जैसा पानी आपके शरीर में था, अब आपने जो पानी डाला उससे कम क्वालिटी का डाला। दूसरा, जैसा पानी आप पहले पी रहे थे वैसा पानी आप पी नहीं रहे हो। जैसा आप आहार पहले आपके शरीर के अंदर जा रहा था, जैसे रस आपके शरीर के अंदर जा रहे थे, 7 प्रकार के रस रहते हैं शरीर के अंदर, तो वो वैसे रस वापिस से उसको नहीं मिल पा रहे हैं। डेली डे बाय डे क्या हो रहा है, हम एक वीकर प्रोसेस की ओर जा रहे हैं। जिस तरीके से बोला जाता है ना घर में कि सासू जैसी दाल बनाती थी, बहू वैसी दाल नहीं बना रही। ये ना क्या हो गया, दाल बनने की क्वालिटी एक जनरेशन में रिड्यूस हो गई। अब वो जो बहू है, उसकी जो बहू आ रही वो वैसी दाल नहीं बना रही जैसी ये वाली बहू बना रही थी। यानी क्या हो रहा है, डे बाय डे घर में जो खाना बनने की क्वालिटी है वो क्या हो रही है, रिड्यूस होती जा रही। वैसे ही डे बाय डे हमारे शरीर के अंदर पानी की एब्जॉर्प्शन की कैपेसिटी जो है वो रिड्यूस होती जा रही। और हमारे सेल के अंदर अगर प्रॉपर वे में पानी नहीं जा रहा है तो हम डेली क्या हो रहे हैं, हम डेली क्रोनिक डिहाइड्रेशन का शिकार हो रहे हैं। और एक चीज आप मान के चलना कि जब जब पानी की कमी होती है तब तब रोग चालू हो जाते हैं। जैसे अगर आप गमले में अगर रोज पानी दे रहे थे तो गमला प्रॉपर ग्रो कर रहा था, लेकिन आपने सोचा मैं 3 दिन बाद पानी दूंगा, तो 3 दिन के अंदर जो डैमेज हो चुका है उस पौधे का, अब 3 दिन बाद आप पानी दो, लेकिन वो आप काम क्या करेगा, उस पौधे को वापस से खड़ा करने में काम करेगा। यानी अब वो जो पौधे का एनर्जी काय में लगना थी, पौधे की एनर्जी लगना थी ग्रोथ में। पौधा काम क्या होना था, उसकी हाइट बढ़ना थी, लेकिन अब वो काय में लगा हुआ है, वो वापस मुरझा गया था, वो वापस से खड़े होने में लग रहा है। यानी पानी का टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपके शरीर को पानी की रिक्वायरमेंट कब थी, अगर आपने उस समय उस पानी को नहीं दिया तो शरीर में वो पानी जाएगा जरूर, लेकिन वो पानी आपको आपकी रिकवरी में काम आएगा, आपकी ग्रोथ में काम नहीं आएगा। तो इसलिए आपको आपके शरीर के अंदर आहार भी व्यवस्थित देना है टाइम टू टाइम, और आपको आपके शरीर के अंदर पानी भी टाइम टू टाइम देना है। जब आप ये दोनों चीजें आपके शरीर के अंदर प्रॉपर देंगे तो आप आपके शरीर के अंदर एक ऐसा इन्वायरमेंट पैदा करेंगे कि जो आपके शरीर के अंदर ग्रोथ की ओर लेके जाएगा, न कि आपको बीमारी से बचाने के लिए। अभी हम क्या कर रहे हैं, जैसे कोई मैच पहले अपन इंडिया टीम खेलती थी ना, तो इंडिया टीम हार से बचने के लिए खेलती थी। मतलब वो माइंडसेट ही क्या था, माइंडसेट ये था कि यार हम जा रहे हैं, हमको हार से बचना है। लेकिन अब उन्होंने उनकी अप्रोच चेंज करी, वो जीत के लिए खेल रहे हैं। तो वैसे ही हम हमारे शरीर के अंदर रोग बचाने के लिए नहीं करें, हम हमारे शरीर को स्वस्थ रहने के लिए करें। तो हम इंतजार नहीं करें कि मेरा शरीर मेरे को सिग्नल दे कि मेरे को रोग आएंगे, फिर मैं उस सिग्नल का काम करूं। मैं क्या करूं, मैं मेरे शरीर को रोग की अवस्था में जाने ही नहीं दूं। तो रोग की अवस्था में जाने नहीं देने का सबसे सही तरीका क्या है, मैं टाइम टेबल से पानी पी लूं, टाइम टेबल से खा लूं, टाइम टेबल से सो लूं, टाइम टेबल से उठ लूं। अगर आपने ये सारी चीजें कर ली तो आपकी बाकी की सारी चीजें हो जाएंगी। तीसरी और चौथी इंपॉर्टेंट चीज है, आपको आपके शरीर के अंदर नियमित जांचें करना चाहिए, जो जनरली लोग नहीं करते। एक बहुत बड़ा, देखिए एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत सारे लोग तो इतनी जांच करते हैं कि वो तंग ही आ जाते हैं। जैसे हर 2 घंटे में अपना ब्लड प्रेशर चेक कर रहे हैं, सुबह भी अपनी शुगर चेक कर, शाम को भी चेक कर रहे हैं, तो ये भी बहुत गलत है। और बहुत सारे लोग हैं कि 4 4 साल तक उनको मालूम ही नहीं है कि उनकी शुगर का स्टेटस क्या है, उनका ब्लड प्रेशर का स्टेटस क्या है, उनका ब्लड काउंट क्या है। यानी आपको क्या करना चाहिए, आपके शरीर के अंदर नियमित जांचें करानी चाहिए। और नियमित जांचें कराने से क्या होता है, जैसे एक एग्जांपल बता रहा हूं कि आपके घर में छोटी सी चिंगारी जली हुई है, तो उस चिंगारी को आप क्या कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो। लेकिन वो चिंगारी अगर आग में बदल गई, समझी, तो उस आग को कंट्रोल करने में आपको पसीना आ जाएगा। तो वैसे ही अगर आप आपके शरीर के अंदर नियमित जांचें करेंगे, नियमित जांचें नॉर्मल सी, कि आपको आपका ब्लड प्रेशर मालूम होना चाहिए। अच्छा एक चीज मुझे बताओ, ब्लड प्रेशर की नॉर्मल रेंज कैसे निकाली जाती है? डॉक्टर साहब आप मत बताना। बाकी बाकी लोगों को डॉक्टर साहब तो बता ही देंगे। हमारे लिए हमारे लिए बड़ा मुश्किल होगा है बताना। हम्म।
जैसे ब्लड प्रेशर की एक नॉर्मल रेंज है, एक एग्जांपल मैं बता रहा हूँ। हाँ, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक, बहुत बहुत बढ़िया प्रवीण कुमार सिंह जी, बहुत शानदार। तो देखिए, दो प्रेशर ब्लड के अंदर रहते हैं, लेकिन एक एक एवरेज रीडिंग बताई जाती है कि साहब ये 80 120 जो है, ये जो है आपका ये 120 80 जो है, ये आपकी एक नॉर्मल रेंज है। ये नॉर्मल रेंज कौन बताता है और कैसे डिसाइड होती है? देखिए, इसका क्या होता है, ये जो होता है ना, ये लार्ज वेव में सर्वे हुआ। जैसे 4 लोग, 40 लाख लोग या 1 लाख लोगों के ब्लड प्रेशर नापे गए, तो 1 लाख लोगों में जो देखा गया, तो मेजर लोगों के ब्लड प्रेशर 80 120 के बीच में आए। तो उन्होंने क्या बोला कि 80 120 क्या है, एक नॉर्मल ब्लड प्रेशर है। समझ में आ रहा है? यानी क्या हुआ, उन्होंने स्वस्थ व्यक्तियों को, जिनको कोई परेशानी नहीं थी, उनके ब्लड प्रेशर नाप के देखे, और उनके ब्लड प्रेशर इस रेंज में आए, तो उन्होंने क्या बोल दिया, ये रेंज जो है ये स्वस्थ ब्लड प्रेशर की रेंज है। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि जिसका ब्लड प्रेशर 70 है वो बीमार है। समझिए, मतलब हो क्या रहा है, हर व्यक्ति का एक बेस सिस्टम रहता है। जो आपका हार्ट पंपिंग है, आपकी मांसपेशियां कैसे काम कर रही है, आपका सक्रिय लेवल क्या है, उस अनुसार आपका ब्लड प्रेशर डिसाइड हो रहा है। और आप क्या कर रहे हो, आप ये सोच रहे हो कि मेरा 70 है, मैं दवाई लेके उसको 80 कर दूं, या मेरा 140 है, मैं दवाई लेके उसको 120 कर दूं। यानी आप बीमार नहीं थे, लेकिन आपने आपके शरीर के अंदर एडिशनल दवाई डाल के आप उसको काय में लग गए, आप उसको बराबर लाने में लग गए, लेकिन आपका बेस ही यही था। इसका मैं एक लेटेस्ट एग्जांपल बताता हूँ, शायद मैंने इनको भी बताया था। हम्म, पिछले मीटिंग में अपन मिले थे जब, अ, माधव जी, मेरी बेटी को डेंगू हुआ था। ठीक है, उसको डेंगू हुआ तो उसको, उसके प्लेटलेट्स डाउन हुए, तो उसको आईसीयू में एडमिट करा। आईसीयू में एडमिट करने पे जो है, उसका बीपी चेक करा गया, तो उसका बीपी 60 ही आ रहा था। अब डॉक्टर जो है वो उसको जो है वो थायराइड की जांच करा दी, उसके हार्ट की जांच करा दी, उसको एमआरआई लिख दी, उसको सारे जितने भी उनके पॉसिबल, क्योंकि डॉक्टर क्या करते हैं, हर चीज को रोल आउट करते हैं। कि अभी भी आप डॉक्टर के चंगुल में फंस गए, तो वो क्या करेगा, वो ये मान के चलेगा कि आपको सारी बीमारी है। वो फिर क्या करेगा, वो आपको जांच लिखेगा और उसके बाद बोलेगा आपको ये बीमारी नहीं है। फिर दूसरी जांच लिखेगा, फिर बोलेगा ये आपकी बीमारी नहीं है। मतलब वो क्या करता है, वो रूल आउट करता है चीजों को। ठीक है, तो ढेर सारी चीजों का रोल आउट करे उसको, और उसको जो है वो एक छोटा सा एक इंजेक्शन लगता है, बहुत महंगा इंजेक्शन आता है, और उसको बहुत धीरे 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 बॉटल में चढ़ाया जाता है, जो मेंटेन करने के लिए देता है। तो अब क्या हुआ कि परेशानी चल रही थी। अब मैंने क्या करा, मुझे ऐसा लगा कि यार ये कुछ गड़बड़ चल रहा है। मैंने वहीं हॉस्पिटल में, मेरी एक और बेटी है, तो मेरी वाइफ है, उनका भी बीपी चेक कराया। तो मेरी वाइफ का भी बीपी जो है 65 आया, मेरी दूसरी बेटी का भी जो बीपी जो है 60 आया। वो देखते साथ ही मेरी जो बड़ी बेटी थी वो इतनी खुश हो गई, और वो ठीक हो गई। दूसरे दिन उसका उसको वो बार बार डॉक्टर क्या कह रहे थे, बीपी मेंटेन नहीं हो रहा, तो उसको रात में नींद नहीं आ रही, उसको दूसरी प्रॉब्लम हो रही। लेकिन जैसे उसको मालूम पड़ा कि मेरी बहन का भी 60 ही रहता है, मेरी मम्मी का भी 65 ही रहता है, मेरा 60 है, मतलब मेरे को कोई बीमारी नहीं है। और अपन किस चीज में लगे हुए हैं, अपन उस चीज में लगे हुए हैं कि मेरे को उस चीज का। तो अगर आप आपका रेगुलर ब्लड प्रेशर चेक कर रहे हो, तो आपको ये मालूम पड़ जाएगा कि मेरा ब्लड प्रेशर ये रहता है। और किसी कारण से एक समय बाद अगर आपका ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट हो रहा है, तब आपको मालूम पड़ जाएगा कि मैं रोग की स्थिति में हूं। अदरवाइज क्या होगा, किसी दिन आप गए और वैसे ही जाते साथ आपको आपका ब्लड प्रेशर किसी ने नापा, और उसने आपको हाई कैटेगरी में डाल दिया, लेकिन आपका हाई था ही सही, शुरू से ही आपका ब्लड प्रेशर ये रहता था। तो इसलिए आपको क्या करना चाहिए, आपको आपकी बॉडी का स्टेटस मालूम होना चाहिए। आपको आपके भूखे पेट की शक्कर मालूम होना चाहिए। आपको खाना खाने के 2-3 घंटे बाद आपकी शक्कर का लेवल मालूम होना चाहिए। अब वो ठीक है, आप प्री डायबिटिक, डायबिटिक या जो उनकी श्रेणी में आता होगा, डब्ल्यूएचओ की कैटेगरी में आता होगा, मे भी पॉसिबल है आप उसके प्लस माइनस हो। आप आपकी दिनचर्या को करेक्ट करो, फिर चेक करो कि वह वाकई में कंट्रोल हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर मेरे आहार से, मेरी दिनचर्या से ये अगर करेक्ट हो गया है, मेरी शुगर लेवल करेक्ट हो गया है, इसका मतलब है मैं पहले बीमार था, अब स्वस्थ हो चुका हूँ। तो आपको क्या करना चाहिए, आपको आपका स्टेटस आपको पता होना चाहिए, ताकि
अगर कोई रोग हुआ है तो चिंगारी के लेवल पे रहे और उसको तभी कंट्रोल कर लिया जाए, बनिस्बत जब कि जब वो एक आग के रूप में आ जाए और वो जब कंट्रोल करने मुश्किल हो जाए, और जब वो आप आईसीयू में ही चले गए और आप उधर चले गए, और फिर क्या हो रहा है, आप आपके शरीर के अंदर अननेसेसरी ढेर सारे प्रैक्टिकल करवाते हो। आप जब भी किसी डॉक्टर के चंगुल में फंसते हो तो आपके शरीर पे एक्सपेरिमेंट होते हैं। अभी कल परसों का ही है कि मेरे को मौका लगा भोपाल में एम्स हॉस्पिटल में जाने का। तो एम्स हॉस्पिटल में आप जाके आप देखोगे, भोपाल एम्स हॉस्पिटल में तो वहां डेली की ओपीडी ही कितनी होगी मालूम आपको? ओपीडी में कितने पेशेंट आते होंगे डेली एम्स में? आप म्यूट हो, एक बार बताओ। सर मोर देन 1000 से ज्यादा होंगे सर। मोर देन 1000 नहीं है सर, 8 से 10 हजार लोगों की ओपीडी है डेली वहां। बाप रे। मतलब आप सोचो, आपकी सबसे पहली फाइट चालू हो जाती है वहां जाते साथ पार्किंग की, है ना? और आप एक चीज सोचो कि मुश्किल से 2 या 3% लोग ही कार से आ रहे हैं, हाँ। उसके बाद आपको पार्किंग की समस्या। अगर ये परसेंटेज अगर 2% की जगह 4% लोग कार से आ जाएं तो वहां तो पॉसिबल ही नहीं कार खड़ी करना। फिर बाइक, उसके बाद जो लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आ रहे हैं। फिर जैसे ही मैं अंदर घुसा तो वहां का सिनेरियो क्या था कि वहां 8 से 10 ऐसे काउंटर थे और हर काउंटर पे 50-50 100-100 लोगों की भीड़। और वो काय की भीड़ है मालूम आपको? अभी वो भीड़ है केवल पर्चा बनाने की। पर्चा बनाने के बाद वहां पे इतने सारे डिपार्टमेंट है कि हर डिपार्टमेंट के लिए आपको, जैसे आपको स्किन की प्रॉब्लम है तो आपको स्किन की पर्ची बनवानी है, और अगर आपको जो है हार्ट की प्रॉब्लम है तो आपको हार्ट की पर्ची अलग बनवानी है, और अगर आपको आंख की प्रॉब्लम है, यानी आपको अगर 3 प्रॉब्लम है तो आपको 3 अलग अलग लाइन में लगना है, और हर लाइन में लगभग 70 से 80 लोग हैं। तो सबसे पहले तो क्या हुआ, शुरू के 2 ढाई घंटे तो आपके किस चीज में लग गए कि आपको केवल आइडेंटिफाई हुआ है कि आपको कहाँ जाना है। उसके बाद आप जब वहां गए हो, वहां जाने के बाद क्या हुआ है, जिस भी डिपार्टमेंट में आपको बोला है वहां पे फिर आपने आपका पर्चा दिया और वहां पे फिर काउंटर चालू हो गया। वहां पे पहले से 100-200 लोग पहले से ही थे। और वहां पे लाइन किस बात की लग रही है, वहां पे केवल आपका बीपी चेक हो रहा है और वेट चेक हो रहा है। उसके बाद फिर आपको दूसरी जगह पहुंचाया जा रहा है, वहां पे फिर लाइन लग रही है। वो फिर उन्होंने कोई टेस्ट लिख दिया तो फिर आपको बोल दिया कि बिल कटवाओ, तो बिल की फिर लाइन लगी हुई है। फिर आपने बिल का लेके आए, फिर आपको जांच लिखी, जैसे फॉर एग्जांपल उन्होंने आपको ब्लड टेस्ट कर दिया तो वहां फिर 100 लोगों की लाइन है। फिर आपकी ब्लड टेस्ट हुई, फिर रिपोर्ट आई, रिपोर्ट आने के बाद फिर आप उस डॉक्टर के पास गए, फिर वहां पे लाइन है। तो कुल मिला के आपने सुबह 8 बजे से लगा के शाम को 4 बजे तक आपका क्या चेक हुआ? आपका ब्लड प्रेशर चेक हुआ, आपका वेट चेक हुआ और आपका ब्लड टेस्ट हुआ है, आपको इलाज नहीं मिला है अभी तक। सोचिए आप। और ऐसे वहां पे 8 से 10 हजार लोग डेली आ रहे हैं एमआरआई के। मतलब आप सोचिए कि आप और हम जिस बिजनेस में लगे हुए हैं उस बिजनेस का स्कोप क्या है, किस कदर लोग। उसके बाद अगर किसी ने दवाई लिख दी तो दवाई की लंबी लाइन लगी हुई है कि आप वहां दवाई, मतलब पैसे देके दवाई लेना है, वहां पे आप आपका पर्चा दोगे, दूसरे काउंटर पे जाके दवाई निकलेगी, यानी दवाई लेने के प्रोसेस में 1 से 1.5 घंटा लग रहा है और अभी भी व्यक्ति को इलाज नहीं हुआ है। और यहाँ तो आदमी आपके पास आया और एक गिलास आपने पानी पिला दिया, उसका इलाज चालू हो गया। अंतर समझिए आप। मतलब जहां व्यक्ति क्या हो रहा है, व्यक्ति पूरी तरीके से परेशान है, सुबह से लेकर शाम तक धीरे 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 जो है वो रात तक इतना थक चुका है और उसका इलाज अभी तक चालू नहीं हुआ है। और उसके बाद जब डॉक्टर के पास गए, समझे, वो डॉक्टर ने क्या बोला कि आपको घर का बना हुआ खाना खाना है, आपको प्रॉपर सोना है, आपको प्रॉपर एक्सरसाइज करना है और ये दवाई लेना है। यानी अल्टीमेटली वो डॉक्टर भी इलाज क्या बता रहा है कि आपको टाइम से घर का खाना है, बाहर का नहीं खाना है। यानी डॉक्टर क्या बोल रहा है, घर का खाओ, फ्रूट खाओ, एक्सरसाइज करो, टाइम से सो। मतलब वो ये सारी चीजें बोल रहा है और बाद में बोल रहा है कि दवाई भी ले लो। यानी अल्टीमेटली रिजल्ट कहाँ मिल रहा है आपको? अगर आप इनमें से ये सारी चीजें पहले ही कर लो तो आपको वहां तक जाने का मौका ही नहीं आएगा। और इसके बाद भी मैं एक और चीज बता रहा हूँ, डॉक्टर पूरा ऑपरेशन कर लेते हैं,
सारे पैसे ले लेते हैं, सारी जांचें करा लेते हैं, और अल्टीमेटली बाद में आपको बोलते क्या है कि आप योगा चालू कर दो, आप सुबह घूमना चालू कर दो। समझ रहे हो, मतलब अल्टीमेटली कहाँ उसने लाके छोड़ दिया, आपको लाके वहीं छोड़ दिया जहां से आपने आपने जो रास्ता छोड़ा था। यानी उन्होंने उनकी सारी चीजें कर ली, आपके बॉडी में ऑपरेशन कर दिया, बाकी के काम कर दिए, लेकिन उसके बाद अल्टीमेटली उन्होंने आपको बोला क्या है। एक डाइटिशियन आपके पास आ गया और डाइटिशियन आपको बता रहा है कि आपको मूंग की दाल और दलिया खाना चाहिए, आपको फल फ्रूट खाना चाहिए, लेकिन उसके लिए आपको इतनी सारी प्रोसेस के बाद आपको आखिरी में लाके उस चीज पे छोड़ा है। और हम क्या बोल रहे हैं, हम आपसे अभी से बोल रहे हैं कि आप आपका पानी बदल लो, आप आपकी दिनचर्या बदल लो, आप आपका खान पान बदल लो, तो आप उस 8,000 की ओपीडी में नहीं जा पाओगे। और दिमाग में क्या है व्यक्ति के कि मैंने एम्स में दिखाया है, आप समझो। शेखर सर, एक एक मिनट में आप थोड़ा सा, थोड़ा सा, आवाज कट गई आपकी यार, हमारा हेलो। 8 बजे का प्रेयर का टाइम रहता है, तो हम 1 मिनट के लिए प्रेयर करेंगे। और अ, आपका समय बहुत बहुमूल्य है हमारे लिए। तो आपने जो कि 8 बजे का समय है, तो प्लीज हम इस सेशन को चलाएंगे, 10 से 15 साथ जुड़ेंगे। ठीक है। थैंक यू सर। जी सर, कंटिन्यू सर। थैंक तो आपने जो प्रार्थना लेके आए हैं, इस प्रार्थना से रिलेटेड मैं एक और चीज बताता हूँ। ठीक है। एक गीता जी का 6वां अध्याय है, आत्म संयम योग। ठीक है, जिसको ध्यान योग भी बोलते हैं। उसका 17वां श्लोक है। तो मैं चाहता हूं मैं बोलूंगा और उसके बाद आप सब लोग भी इसकी चेंटिंग करें। ठीक है। सभी लोग भले से म्यूट रखें, लेकिन मैं बोलूंगा उसके बाद आप उस श्लोक को दोहराना और उस श्लोक को आत्मसार करना। अगर आप उस श्लोक को आत्मसार करेंगे तो आपके जीवन में मूलचूल परिवर्तन आ जाएगा। ठीक है। करेंगे, किसी को भी दिक्कत तो नहीं है? ठीक है। चलिए, दोनों हाथ नमस्कार की मुद्रा में रखें, अंगूठे अनाज चक्र से स्पर्श करें, आंखें बंद कर लें। अपने मानस पटल पर जी। अपने ईश्वर, अपने आराध्य, अपने माता पिता, अपने गुरुजन, अपने इष्ट देव, जिसको भी आप मानते हैं, जिस पे भी आपकी श्रद्धा टिकती, जो भी एक सत्ता जिसके नाम सामने आप नतमस्तक होते हैं, उन्हें अपने मानस पटल पर लेके आए। सभी लोग लंबी गहरी श्वास भरेंगे और मैं जो मंत्र बोलूंगा उसको आप दोहराएंगे। युक्ताहार विहारस्य, युक्त चेष्टस्य कर्मसु, युक्त स्वप्नावबोधस्य, योगो भवति दुःखः। दोनों हथेलियों का परस्पर घर्षण करें और गरम गरम हथेली अपने चेहरे पे लगाएं और धीरे से आंखें खोल लें। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को यही बता रहे हैं कि यदि तुम्हारा आहार युक्ति संगत हो, युक्ता आहार, और विहार, विहार मतलब आपकी दिनचर्या, युक्ताहार विहार से, यानी आहार भी आपका युक्ति संगत हो जाए और विहार भी आपका युक्ति संगत हो जाए। युक्त स्वप्नावबोधस्य, अवबोध होना मतलब जो नींद आती, जो स्वप्न आप लेते हैं, यानी आपकी नींद भी अगर युक्ति संगत हो जाए। युक्त चेष्टा है, मतलब जो आपके दिन भर के कर्म होते हैं, चेष्टा जो भी करते हो, वो भी अगर आपकी युक्ति संगत हो जाए, तो योगो भवति दुख, यानी आपके जीवन में से दुख बिल्कुल हट जाएंगे। तो हमारे जीवन में दुख का कारण ही यही सारी चीज है कि हमारा आहार गड़बड़ हो गया, हमारा विहार गड़बड़ हो गया, दिन भर जो हम कर्म कर रहे हैं वो भी गड़बड़ हो गए, सोने और जागने का समय गड़बड़ हो गया, तो हमारे जीवन में ढेर सारे दुख आ गए।
तो अगर इन सारी चीजों पे विचार किया जाए तो आपके जीवन में भी मूलचूल परिवर्तन हो सकता है। ठीक है, अब अपन एक काम करते हैं, आपके कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन हो, मैं 1 मिनट बायो ब्रेक लेके आ रहा हूँ। आप 3 या 4 लोगों को डिसाइड कर लो माधव जी, जिनके क्वेश्चन आपको पूछना है, आप उनको अनम्यूट कर देना, तो अपन वो क्वेश्चन ले लेंगे। हैं चंद्रशेखर सर हैं, आप एग्जाम्पल तो समझ ही गए होंगे कि हमारे मनोज तिवारी सर के छोटे भाई हैं। और ये मतलब हमारे लिए अवेलेबल हो ये अपने आप में बड़ी बात है, क्योंकि इनसे मैंने कम से कम 4 बार रिक्वेस्ट करी तब जाके आज आए हैं। क्योंकि इनके पास में भी शेड्यूल जो है वो टाइट है, प्रोफेसर है, योगा टीचर है, तो सुबह का सेशन इनका पूरा मतलब ये समझो कि हाउसफुल रहता है। तो सुबह अपने टाइम पे टाइम निकालना बड़ा डिफिकल्ट। क्योंकि मेरा पहला प्रश्न सर एक तो डायरेक्ट यही है कि आपने कुछ नींद के बारे में अल्फा बीटा बताया था कि नींद का हाँ, भी कुछ अल्फा बीटा रहता है, उसका भी एक कैटेगरी रहती है। तो सर मैं चाहूंगा कि वो क्या रहती है, थोड़ा सा उसके लिए मैं जानना चाहूंगा सर। ठीक है। देखो एक्चुअली क्या होता है, नींद के 2 चरण होते हैं। 2 चरण होता है, एक होता है REM और एक होता है NREM, नॉन रैपिड आई मूवमेंट, और एक होता है रैपिड आई मूवमेंट। तो जब आप शुरू में सोते हैं, तो जैसे ही आपको हल्की हल्की नींद आती है, आपका जो शुरू का स्टेज जो रहता है ना, वो रहता है नॉन रैपिड आई मूवमेंट। ठीक है, मतलब उस समय आपकी आंखों का इतना मूवमेंट नहीं होता, और उस समय आपके शरीर के अंदर जो है ना, अगर किसी को उठाओ तो वो जो है वो आसानी से उठ जाता है। दूसरी स्टेज जो आती है स्टेज 2, जैसे 4 स्टेज तो आपकी उसमें रहती है, किसमें रहती है, नॉन रैपिड आई मूवमेंट। और रैपिड आई मूवमेंट की जो दूसरी स्टेज है REM। तो पहली स्टेज में जो क्या हो रहा है, आपको हल्की हल्की सी नींद आएगी। दूसरी स्टेज में आपकी मांसपेशियां रिलैक्स होती है। ठीक है, यानी अगर आप पहली स्टेज से दूसरी स्टेज में चले गए, और जैसे आप सो के उठे, तो आपको पहले ही किसी ने उठा दिया, तो आपको रिलैक्सेशन नहीं लग रहा है, किसी ने उठाया, सोए और वैसे ही उठ गए, तब आपको ऐसा लग रहा है कि यार वो ही नहीं, कुछ मजे ही नहीं आया। लेकिन अगर आपने स्टेज 2 अचीव कर ली, तो मतलब आपको जो थकान है, वो थकान आपकी, जैसे रात को सोते हो आप 12 बजे और सुबह 4 बजे उठ जाते हो, तो कुछ हद तक आपकी क्या होती है, आपकी मांसपेशियां रिलैक्स हो जाती है, इसीलिए आपको 4 बजे उठकर थोड़ा थोड़ा सा ही ठीक लगने लगा। फिर इसके बाद स्टेज 3 और 4 जो है वो कंबाइन रहती है। और इस स्टेज में क्या होता है, आपके शरीर के अंदर जो है ना, वो थोड़ी सी गहरी नींद आती है, पहली चीज ये। और इस स्टेज में आपकी रिकवरी चालू होती है। इसके बाद की जो स्टेज आती है, स्टेज 4 के बाद आती है आपकी स्टेज जो आती है, वो आती है रैपिड आई मूवमेंट। यानी इस समय क्या होता है, आपका शरीर पूरी तरीके से शिथिल हो जाता है, और आप मानसिक रूप से एक्टिव हो जाते हो। उस समय आपके शरीर के अंदर आपको सपने आएंगे, जैसे जैसे जो स्टेज रहती है आपकी, मतलब उस समय आपका हाथ पैर नहीं चलेंगे, लेकिन आपका मस्तिष्क तेजी से चलेगा और आंखों के मूवमेंट होते हैं। और ये 90 मिनट की साइकिल होती है, 90 मिनट में NREM भी हो जाता है और REM भी हो जाता है। इसके बाद ऐसी 90 90 मिनट की 4 से 5 साइकिल, 6 साइकिल आपको पूरी रात के अंदर घंटे में आती है। लेकिन अगर आपकी 3 साइकिल या 4 साइकिल भी अगर ये प्रॉपर चल जाए, तो 4 साइकिल, अगर 1.5 घंटे की 4 साइकिल अगर मान के चलो, तो 6 घंटे ही सोए, लेकिन आपका शरीर पूरी तरीके से स्वस्थ हो जाएगा। बहुत सारे लोग 9 9 10 10 घंटे सो रहे हैं, लेकिन फिर भी उनके अंदर वो ऊर्जा नहीं है, और जो व्यक्ति 6 घंटे सो रहा है, उसके अंदर वो ऊर्जा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि उसके शरीर के अंदर ये साइकिल सही तरीके से चल रही है। और आप इस साइकिल को क्या कर रहे हो, आप इस साइकिल को बाधित कर रहे हो आपके हरकतों के कारण। आपकी दिन भर की सोच ऐसी है कि जब आप उस स्टेज में जाते हो, तो आपको अनशन सपने आते हैं। आप आम के पेड़ में बबूल लगे हुए दिखते हैं आपको, बबूल के पेड़ में आम लगे हुए लगते हैं। मतलब क्या हो रहा है, बेसिर पैर की चीजें आती, क्यों, क्योंकि आपकी दिन भर की हरकतें भी बेसिर पैर की रहती। आपकी जो सोच है उसके अनुसार क्या हो रहा है, आप सपने में सोच रहे हो कि आपको कोई मार रहा है, आपको दौड़ रहे हो, आप दौड़ नहीं पा रहे हो, आपको पुलिस ने पकड़ लिया, आपको ऐसा कर लिया, आपको मतलब आपके अंदर वो विचार कैसे आ रहे हैं, जो आपके बाय डिफॉल्ट आपके सबकॉन्शियस माइंड और आपके अचेतन मन में जो चले गए थे, वो सारी फाइल उस समय खुलती है जब आप रैपिड आई मूवमेंट। और उस समय शरीर शिथिल है, मतलब शरीर से आप कुछ नहीं कर पाओगे, लेकिन मानसिक रूप से सारी चीजें हो रही है। तो वो स्टेज अगर आप आपके शरीर के अंदर सही चीज, अगर दिन भर आप अगर आध्यात्मिक हो, आपकी सोच अच्छी है, सेवा की भावना है, तो उस समय आपके शरीर के अंदर वैसे विचार आएंगे, आपको बहुत अच्छा अच्छा लगने लगेगा। तो वो जो नींद है वो आपके शरीर के अंदर कुछ तो फायदा करता है REM,
लेकिन वो आपको एकदम जब डर के उठ रहे हो या वो सारी चीजें हो रही है, तो वो सारी चीजें आपकी कम हो सकती है अगर आपके अंदर ये सारी चीजें हो जाती है। और दूसरा ये है कि आपकी मांसपेशियां शिथिल होना, और जो चौथी स्टेज है, आपके शरीर की रिकवरी प्रोसेस होना। यदि अगर आप रात को ढेर सारा खाना खा के सोए हो, सोचो आपने रात को 11 बजे इधर खाना खाया, इधर थाली खस गई और इधर आप सो गए, समझो आप, तो क्या होगा? अब आपका शरीर सोया तो है, लेकिन आधी से ज्यादा ऊर्जा उस खाने को पचाने में लगी हुई है, समझिए। यानी आपके शरीर को उस समय थोड़ा बहुत तो काम कर दे, लेकिन बचा कुचा समय काय में लगे? बचा कुचा समय लगे शरीर की मांसपेशियों को शिथिल करने में और शरीर की रिकवरी प्रोसेस में, समझ रहे हो? जैसे नगर निगम का काम है कचरा साफ करना, ठीक है। अब इंदौर की जनता क्या कर रही है? वो कचरे पे कचरा डाले जा रही है, रोड पे कचरा डाले जा रही है, कचरा डाले जा रही है। तो नगर निगम का एक काम था कचरा साफ करना, उसके बाकी के भी काम थे। उसका काम था कि शहर को सौंदर्यीकरण करना, शहर के अंदर बहुत सारी चीजों का सर्वे करना, सारी चीजों को व्यवस्थित करना। अब वो सारे काम तो नगर निगम कर ही नहीं पा रहा है। आप नगर निगम को काय में उलझा रखा है? साफ सफाई करने में। तो ऐसे ही आपने आपके शरीर को काय में उलझा दिया? आपने आपके शरीर को उलझा दिया कि तू खाना पचा भैया मेरा रात में। अगर आप लिमिटेड खाना खाओगे या कम खाना खाओगे या जितनी थोड़ी सी आवश्यकता उतना खाओगे, तो 1 डेढ़ घंटे के अंदर ये सारी प्रोसेस हो जाएगी। अब आपका शरीर रिकवरी प्रोसेस में चला जाएगा। तो आपको, और एक और चीज है, आपको आपकी नींद का कुछ समय रात को 12 बजे के पहले लेना चाहिए। मतलब आपको अगर रात को 10 बजे सो जाते हो, तो रात को 10 से लेकर 12 बजे तक की नींद जो है, उसमें आप 2 का मल्टीप्लीकेशन कर देना। यानी रात को 12 बजे तक ही आपकी 4 घंटे की नींद हो चुकी है। और अगर आप सुबह 4 बजे उठ गए तो 4 घंटे उधर और 4 घंटे इधर, यानी आप 8 घंटे की नींद हो चुकी है आपकी। और सोए कितने घंटे आप? 6 घंटे। तो जो ये नरेंद्र मोदी जी करते हैं वो यही काम करते हैं। आप बोल रहे हैं जरूर कि वो 6 घंटे सो रहा है, वो 4 घंटे सो रहा है, लेकिन इसके पीछे का लॉजिक क्या है? अब आप रात को 2 बजे सो रहे हो, तो 2 बजे सो रहे हो, तो 2 से लेकर अगर आप रात को सुबह आप 8 बजे तक भी सो रहे हो, तो आपने जितने घंटे की नींद ली उतने घंटे की नींद हुई है। लेकिन उस नींद में समस्या क्या हो गई कि जो शरीर के अंदर जब आप जाग सुबह उठते हो और जो हार्मोन रिलीज होना चाहिए, वो हार्मोन रिलीज ही नहीं हुए, समझ रहे हो? मतलब आपने क्या करा, जैसे सुबह आपके घर दूध वाला आता है, लेकिन आप उठे ही नहीं, तो दूध वाला चला गया। सब्जी वाला आया था, सब्जी वाला चला गया। कचरे की गाड़ी आई थी, कचरे की गाड़ी चली गई। यानी अगर आप 10 बजे उठे हो, तो जो जो एक्टिविटी जो होने वाली थी वो सारी एक्टिविटी गायब हो गई। अब आप 10 बजे उठ के बोल रहे हो कि यार आज तो दूध ही नहीं है, आज तो फलाना नहीं। तो ऐसे ही आपके शरीर के अंदर जो जो चीजें होना थी सुबह, वो सारी चीजें स्किप हो गई। रात को भी गड़बड़ कर दिया, सुबह भी गड़बड़ कर दिया। तो दोनों चीजों के कारण आपके शरीर के अंदर रोग आ रहे हैं। ठीक है, चलिए प्रवीण जी कुछ पूछ रहे हैं। ठीक है। जी जी प्रवीण जी को ले लेते हैं। जी प्रवीण जी। प्रवीण जी का चेहरा तो दिखा देना मेरे को यार, हॉटस्पॉट वो करके। हेलो। वो सर ऑटो है, जैसे ही वो बोले कि मैसेज आ जाएगा। सर अच्छा। आवाज आ जी रही है? प्रवीण जी। सर मेरा ये एक क्वेश्चन है कि जब भी मैं सोता हूँ, बिस्तर पे जाता हूँ, तो मुझे विद इन मतलब 30 सेकेंड, 1 मिनट के अंदर मैं सो जाता हूँ। बहुत तो बढ़िया बात। ये अच्छी चीज है या क्या मैं समझू इस चीज को? बहुत बहुत बढ़िया चीज है ये। और ये दिखाता है कि आप दिल से बड़े साफ हो। क्योंकि मैं मतलब मेरा ये पता माइंड में हमेशा आता था, बट आज की सेशन के बाद मैंने कहा एक बार मैं कंफर्म करूँ कि ये अच्छी चीज है मेरे साथ या बुरी चीज है। अच्छी तो मैं चीज। 30 सेकेंड या मतलब 20 30 सेकेंड विद इन अ मिनट में, मैक्सिमम विद इन अ मिनट में सो जाता हूँ। बहुत अच्छी बात है। बहुत और जो बढ़िया। मेरा सुबह उठने का टाइमिंग है, वो मैं बाई डिफॉल्ट उस टाइम पे उठ ही जाता हूँ। हाँ, तो आपकी साइकिल जो सर्केडियन साइकिल है ना, बायोलॉजिकल क्लॉक, वो सेट हो चुकी है। ठीक है, तो आपको अलार्म की भी जरूरत नहीं है। जी सर, थैंक यू सर। है ना? हाँ, तो ये अच्छी चीज है, बहुत बढ़िया चीज है। इसको मेंटेन करो। जितना आपके मन में विचार शुद्ध रहेंगे ना, उतनी ये प्रक्रिया आपके साथ जीवन भर चलती रहेगी। और जहां आपके मन में छल कपट या बाकी की चीजें आई, तो ऑटोमेटिक आप देख लेना कि आपकी जो नींद लगने की प्रोसेस है धीरे धीरे गड़बड़ होती चली जाएगी। सर इस हिसाब से मैं भी मतलब दिल का साफ हूँ, क्योंकि मेरे साथ भी यही चीज है। हाँ, तो बहुत अच्छी चीज है क्या।
दिन भर अगर आप उल्टे काम करोगे तो फाइल खुल जाएगी, समझना। सोते समय क्या होता है, सोते समय फाइल खुल जी जाती है, जी सर। फिर वो फाइल चलती रहती है, पन्ने पलटते रहो आप, ऐसा हो गया, उसने ऐसा करा। फिर जो जो चीजें नहीं होती ना, वो सारी चीजें सोचने लग जाते हो आप। मतलब आपका मन क्या करता है, जो जो चीजें पॉसिबल है। से हमें लग ही नहीं रहा है कि मनोज सर नहीं है। मतलब हमें लग रहा है कि मनोज सर ही बैठे हुए हैं, मतलब डबल जबरदस्त रहते हैं आपके। नमस्ते सर। नमस्ते जी, नमस्ते। जी प्रियंका सर। जी। जी। जी सर। सर सबसे पहले तो बहुत बहुत आभार कि आज आपने जो हमें पानी और नींद के बारे में जो वैल्यू है इंफॉर्मेशन दी है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए। जी सर। जी। जी। हाँ सर, मैं वेट लॉस के बारे में थोड़ा सा टिप्स चाहती हूँ। मुझे हम्म। भी करना है वेट लॉस। ठीक है। देखिए, वेट लॉस का अगर अपन देखेंगे ना, तो वेट लॉस का एक अलग से एक सेशन होना चाहिए कायदे से। क्योंकि व्यक्ति को क्या है, उसको मालूम ही नहीं है कि वो वेट लॉस क्यों करना है। सबसे पहली चीज तो ये, ठीक है। दूसरी चीज कि कैसे करना है और उसको परमानेंटली अचीव कैसे करना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वेट लॉस के पीछे जैसे एक भूत चढ़ता है, समझना। और वो कुछ हाँ समय का रहता बिल्कुल। है। वो कुछ समय का रहता है। तो कुछ समय आप क्या करेंगे, आप डाइट को ऐसा कंट्रोल करेंगे कि खाएंगे ही नहीं चीजें। मीठा बिल्कुल बंद कर देंगे, कसम खा लेंगे कि मेरे को मीठा नहीं खाना। दूध पीना बंद कर देंगे, ये डाइट कम कर देंगे। और जब तक इस चीज को करेंगे, तब तक आपको वेट में थोड़ा बहुत अंतर दिखेगा। लेकिन जैसे किसी कारण से आपकी ये चीज रुक गई, कारण कुछ भी हो सकता है, समझना। इसको बोला जाता है अंतराय, योग अंतराय। भगवान पतंजलि जी ने ऐसे 9 अंतराय बताए थे कि कोई भी आदमी जब कोई अच्छा कार्य करता है, तो ऐसी 9 चीजें आ सकती जिसके कारण व्यक्ति इस चीज को छोड़ देता है, समझना। मतलब कोई भी आप अच्छा काम करोगे, तो ऐसे 9 चीजें वो पहले ही बता के जा चुके हैं कि इन चीजों के कारण व्यक्ति का क्या होता है, ये चीज रुक जाती है। तो किसी भी कारण से आपका यहाँ से मन भटा, तो अब आपने खोया वेट था 2 kg, और आपके शरीर में 10 kg वेट चढ़ जाएगा। दूसरा यह है जी कि सर। लोगों को बहुत चढ़ता है कि वेट कम करना है, तो वो खूब ज्यादा जिम जाने लग गए, एक्सरसाइज करने लग गए, दौड़ने लग गए। और जैसे ही उस चीज को बंद करा, तो खोया था 2 kg और वेट गेन कर लिया 5 kg, 10 kg। तो आपको सबसे पहले साइकोलॉजिकली ये पता करना है कि मेरे को वेट लॉस करना है, तो वेट लॉस करने का सही तरीका क्या है। और सही है। एक और चीज है, आपका अभी वेट कितना है? 64 kg सर। 64 kg। देखिए, जी। आप एक समय 50 kg के थे, फिर 51 हाँ। के हुए, फिर एक समय बाद आप 52 के हुए, फिर 55 के हुए, अभी 64 जी। के हुए। तो जी सर बिल्कुल। आप गए भी कैसे हो? जिन सीढ़ियों से आप जी। गए हो ना, उसी सीढ़ी से वापस आओ। आप सही है। सोच रहे हो मैं गया सीढ़ी से हूं और उतर जाऊं लिफ्ट से। तो आप लिफ्ट से जब उतरोगे ना, तो आपको आपके जीवन में परेशानी आएगी। क्योंकि आपको मालूम ही नहीं है, लिफ्ट से तो आप धड़ाप से नीचे आ गए। ऊपर हम्म। अलग टेम्परेचर था, ऊपर अलग कंडीशन थी। आप मान के चलो 32वें फ्लोर पे थे, तो वहां अलग कंडीशन थी। और फटाक से नीचे आ गए, तो नीचे अलग कंडीशन है। तो ऐसे ही आपके शरीर में, आपने 64 kg था, और आप एक साथ 10 kg वेट रिड्यूस करोगे, तो आप आपको शरीर में तकलीफ ले आओगे। तो आपको क्या करना चाहिए, आपको ग्रेजुअली, और इसके लिए आपको आपका आरएमआर मालूम होना चाहिए, रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म रेट। जी। एक वो आरएमआर अगर आपको जब तक नहीं मालूम है, वो आरएमआर क्या होता है, आप कुछ नहीं कर रहे हो, तब भी आपका शरीर कुछ ना कुछ कैलोरी बर्न करता है। जी। मतलब अगर आप लेटे हुए हो, तब भी आपका शरीर कैलोरी कंज्यूम करेगा। काय में करेगा? हार्ट के धड़कन में, हम्म। समझ रहे हो, हार्ट को पंप करने में, ब्लड को बहाने में, बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने में। मतलब ये बहुत सारी सिग्नल्स को भेजान करने में, यानी इन सारी चीजों में आपका कैलोरी कंज्यूम होती है। और वो हर व्यक्ति का अलग अलग देता है। तो वो आपका एक रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म रेट रहेगा। दूसरा, फिर आपका एक्टिविटी रेशो क्या है, यानी आप, आपकी सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है कि आप छात्र हो, कि आप हाउस वाइफ हो, कि आप एथलीट हो, कि आप हम्माल हो, आप हो क्या? आप जी। दिन भर वजन ढो रहे हो, आप हम्माली का काम कर रहे हो, आप ठेला धका रहे हो, आप अटाले का ठेला चलाते हो, तो आप दिन भर में 15 से 20 किलोमीटर अटाले का ठेले ही चला रहे हो। आप सब्जी वाले हो, आप सब्जी का ठेला चला रहे हो।
आप किसी जगह नौकरी करते हो, आपका वो क्षेत्र इतना बड़ा है कि दिन भर में आप 4-5 किलोमीटर तो आप यूं ही चल लेते हो। और या आपका कंप्यूटर पे काम, आप दिन भर बैठे रहते हो, यानी आपका एक्टिविटी रेशो क्या है? तो आपका जी। एक्टिविटी रेशो आपके रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म में मल्टीप्लाई होता है। जैसे आपका रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म 1100 है, तो 1100 में आप मल्टीप्लाई करोगे, आपका एक्टिविटी रेशो है 1.5, तो 1100 इंटू 1.5, यानी आपको 1100 में आप और आधा जोड़ दो, मतलब करीब 1700 आपका एक वो आ गया, जिसको बोला जाता है TDEE, यानी टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर। यानी आपको मिनिमम 1800 कैलोरी तो चाहिए ही चाहिए। किसके लिए? 1100 आपके लिए, और 1100 मतलब बची कुछ 600 650 आपके एक्टिविटी रेशो के लिए। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको आपका वेट गेन करना है कि वेट लॉस करना है। तो आपका TDE 1800 था, और अगर आप वेट लॉस में जा रहे हो तो आप 400-500 कैलोरी कम कर दो। हम्म। तो 400-500 कैलोरी आपके टोटल TDE में से अगर आपने कम कर दी, तो अब आपका एक वीक में आपका 0.5 kg वेट रिड्यूस हो सकता है। तो अगर आप 10 kg वेट रिड्यूस करना चाहते हो, तो आपको 5 महीने 400 कैलोरी मैनेज कर लोगे, तो आपका वेट रिड्यूस हो जाएगा 10 kg। लेकिन कितने महीने में होगा? 5 महीने में पाँच होगा। मिनट ये जो चीज होगी ये मेंटेन्ड होगी। जी सर। क्योंकि आपको क्या करना है, आपको केवल इस चीज पे दिमाग लगाना है कि मेरे को मेरी 400 कैलोरी मैनेज करना है। अब 400 कैलोरी मैनेज करने का तरीका क्या है? आप आपके आहार से मैनेज कर लो, और आप आपकी दिनचर्या से मैनेज कर लो, आप आपकी एक्सरसाइज और इससे मैनेज कर लो, और ऐसी चीजें करो जो आप कर सकते हो। आप रोज 10 किलोमीटर नहीं दौड़ सकते, तो 3 महीने दौड़ने का कोई मतलब नहीं है, समझ में? आप 45 मिनट रोज सूक्ष्म व्यायाम कर सकते हो, तो आप सूक्ष्म व्यायाम रोज करो। आप 4 सूर्य नमस्कार के सेट रोज कर सकते हो, तो उसको आपकी लाइफ स्टाइल में डालो, और इसको रेगुलर रखो, और इसको आपकी दिनचर्या का हिस्सा बनाओ। दिनचर्या का हिस्सा कैसे? जैसे आप सुबह उठ के ब्रश करते हो ना, आपके घर मेहमान आ गए तो ब्रश नहीं करोगे क्या? करेंगे सर। अरे मेहमान आ गए, आज तो ब्रश ही नहीं करूंगा। अच्छा, पड़ोस में किसी का कोई शांत हो गया, तो ब्रश नहीं करोगे? ब्रश तो करेंगे सर, वो तो डेली रूटीन है। एग्जैक्टली आपको आपकी दिनचर्या में योग को ऐसे ही शामिल करना चाहिए। जी सर। जिस तरीके से आप नाश्ता करते हो, खाना खाते हो, ट्रेन में हो तब भी नाश्ता करोगे, ट्रेन में हो तब भी चाय पियोगे, यानी वो समय आया है तो आप वो काम करोगे। आपने ब्रश नहीं करा तो आप चाय नहीं पियोगे, यानी आपने चाय को किससे जोड़ दिया? ब्रश। ब्रश से। तो इसलिए आप जी। ब्रश करते हो, समझो। तो इसी तरीके से आप आपके जीवन में व्यायाम को जोड़ दो। तो अगर आपने आपके जीवन में व्यायाम को जोड़ दिया, तो क्या होगा? अब आपने नाश्ते को व्यायाम से जोड़ दिया, तो मैं नाश्ता करूंगा, मैं व्यायाम करूंगा, फिर नाश्ता करूंगा, तो ये क्या हो गया? ये आपकी लाइफ स्टाइल के साथ जुड़ गया। तो अब आपका जो वेट लॉस होगा वो कंटिन्यू होगा, मेंटेन्ड होगा, और जीवन भर चलेगा। न कि जी। 10 किलोमीटर एक दिन रोक के, या 5 दिन का या 10 दिन का लगातार उपवास करके वेट रिड्यूस करना। तो इसलिए आपको वेट रिड्यूस करना है, तो तरीके से करोगे तो आपको आपके शरीर के अंदर कोई रोग नहीं आएगा। उल्टा वेट लॉस करने के बाद आपकी एनर्जी बढ़ जाएगी। जी सर। ठीक है? सर सर, पानी। आपकी सर आवाज कट। हमारे साथ में और भी है। जी सर, हमारे साथ और भी है, एक्चुअली टाइम का भी अभाव है, टाइम वैसे ही ओवर हो चुका है। ठीक है। मनीष जी को लेना चाहेंगे। मनीष जी प्लीज अपने आप को अनम्यूट करें, और एक एक 2-2 मिनट का समय है अपने पास में, ज्यादा जी टाइम जी नहीं है। जी बिल्कुल सर, सर। बिल्कुल बिल्कुल। जी नमस्कार सर, तिवारी सर, आपका पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद आपने आपका। मुझे समय दिया और हमारी पूरी टीम को भी जो समय दिया है सर, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी। सर मेरा क्वेश्चन बेसिकली रिलेटेड टू एक मर्म क्रिया से है। हम्म। इसमें आप थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे सर, मर्म क्रिया क्या होती है? क्योंकि हमारे साथ में हमारे सुपरिटेंडिंग एडिशनल चीफ इंजीनियर सराफ सर भी हैं, वो हम्म। भी इसके बारे में थोड़ा सा जानना चाहते हैं। देखिए, एक्चुअली क्या होता है, मर्म बिंदु रहते हैं अपने शरीर के अंदर, बहुत सारे मर्म पॉइंट रहते हैं, जिन पॉइंटों पे कुछ फोकस डाल के आप आपके शरीर के अंदर कुछ परिवर्तन ला सकते हैं। जी समझ सर। में? कुछ पॉइंट रहते हैं, उन पॉइंटों पे, जैसे एक एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, किसी को नब्ज देखना रहती है, तो ये यहाँ पे जो हड्डी के यहाँ पे जो नब है, इसको पकड़ के देखा जा सकता है कि उस व्यक्ति की नब्ज क्या है। तो ये आपके शरीर के अंदर ऐसे बहुत सारे मर्म पॉइंट रहते हैं, तो उन मर्म पॉइंटों पे डाल के मर्म चिकित्सा की जाती है।
ठीक है। तो क्या ये कैंगन वाटर के द्वारा भी संभव है सर? देखिए केंगन वाटर क्या कर रहा है, आप इस चीज को समझो। केंगन वाटर क्या कर रहा है, आपके शरीर के अंदर एक इन्वायरमेंट पैदा कर रहा है। समझिए, जैसे आपके घर में अगर वाइफ है, आपकी शादी हो गई, जी सर। ठीक है, आपकी वाइफ घर के अंदर अगर एक अच्छा वातावरण रख दे, तो आप जैसे आप ऑफिस से आए हो, आपके घर के अंदर आपको बढ़िया से खुशबू दिख रही है, सारी चीजें व्यवस्थित रखी हुई है, और आप आए और आपको एक बढ़िया एनर्जी ड्रिंक दे दिया, आप समझिए आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ जाएगी। जी बिल्कुल सर। और जैसे ही आपने देसी दरवाजा खोला और वाइफ ने दरवाजा पटका, बोलने का ये समय है क्या आने का, समझना, जी जी ये मेरा बिल्कुल। ही सारा काम है कि मैंने ही ठेका ले रखा है। मतलब उसने आते साथ आपके दरवाजे पे इस कदर आपका स्वागत करा कि अब आप बताओ आप घर में आके कोई काम कर पाओगे क्या? एग्जैक्टली कैंगन वाटर आपके शरीर के अंदर ऐसा इन्वायरमेंट पैदा करता है, बाकी काम तो आपका शरीर ही करेगा। इस शरीर के अंदर ईश्वर ने सारी प्रोसेस कर रखी है जो बाहर नहीं हो सकती। बाहर आप आर्टिफिशियल ब्लड नहीं बना सकते, आपका शरीर बना लेता है। आप ठीक बाहर है से सर। आप आपके बाहर से 4 5 10 तरीके के प्रोटीन डाल सकते हो, आपके शरीर के अंदर 25 तरीके प्रोटीन आपका शरीर खुद बनाता है। तो मतलब क्या हो रहा है, जो ब्लड दुनिया की कोई ताकत नहीं बना सकती। नहीं तो आप तो बोलो इधर से रोटी डाली एक मशीन में, इधर से सब्जी डाली, ये सब डाला, और एक मशीन जो है आपको ब्लड निकाल के दे दे। तो आप क्या कर रहे हो, अब आपके शरीर के अंदर ब्लड सही बन रहा है कि नहीं बन रहा है, कम बन रहा है, ज्यादा बन रहा है, गलत बन रहा है। तो वो क्यों हो रहा है, क्योंकि आपने आपके शरीर का एनवायरमेंट को बदल दिया है। इन्वायरमेंट बदल दिया है तो जो बोन मेरो के अंदर जो एक्टिविटी होना थी वो एक्टिविटी सफर कर रही है। अब बाकी की चीजों में ऊर्जा लग रही, तो आपको ब्लड का एनीमिया हो रहा है, या ब्लड कहीं लॉस हो रहा है, या कोई दूसरी चीजें हो रही। तो अपन क्या कर रहे हैं, अपन इस पानी के माध्यम से, जो ईश्वर ने जो 5 तत्वों से आपके शरीर को बनाया है, समझ रहे हो, जी पृथ्वी सर। जल अग्नि वायु आकाश, तो हम क्या कर रहे हैं, उन्हीं तत्वों को वापस से वैसे का वैसे ही कर रहे हैं। और जिसमें हमारे पानी की क्वालिटी बहुत ज्यादा गिर गई है, हम्म। तो अब हम उस पानी से वो चमत्कार की उम्मीद नहीं रख सकते जो पहले था। पहले पानी जो है ना, अगर आप खोदते थे ना, तो 40 50 फीट पे पानी निकल जाता था। और 40 50 फीट पे जो पानी होता था ना, ये वाटर साइकिल वाला पानी होता था। जो बारिश का पानी तालाब में आता था और तालाब से धीरे धीरे रिसता था, और रिसने के बाद पृथ्वी के उपजाऊ तत्व लेता था, और 40 फीट जाता था, और वहां से आप पानी ले लेते थे। और गांव में एक कुआं होता था, उस कुएं से लगातार लोग पानी निकालते थे, तो हर थोड़ी देर बाद नया पानी आता था फिल्टर होके। अभी वो सारी प्रोसेस बंद हो चुकी है। अब आप 400 फीट गहरा पानी ला रहे हो, तो जो 40 फीट पे पानी था और जो अभी 400 फीट में पानी है, उसमें जमीन आसमान का अंतर है। अब आप सोच रहे हो कि मैं वही काम कर लूं जो 40 फीट का पानी करता था, और 400 फीट का पानी भी मेरे शरीर के अंदर वही काम कर ले, ऐसा नहीं पॉसिबल है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें हमारे पानी को चेक करना पड़ेगा। हमारा पानी अगर हम व्यवस्थित करेंगे, तो शरीर तो हमारा वही था, तो हम उसको प्रॉपर इन्वायरमेंट देंगे तो हमारे शरीर के अंदर वैसे काम होने लग जाएंगे जैसे पहले हमारे पूर्वजों के साथ होते थे। ठीक है सर, अभी तो टाइम ठीक कॉन्स्टेंट्स है। है, मैं आपसे पर्सनली और डिस्कशन करूँगा। चलिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो थैंक यू, मच। थैंक यू। जी, तोमर साहब। सर बहुत बहुत धन्यवाद। शेखर हाँ सर, मतलब मैंने भी आपसे निवेदन करा था कि आपकी एक बार मतलब मीटिंग जरूर लेना, हाँ तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और सर मेरा क्या है कि मैं भी रात को मतलब सोते टाइम करीबन 1 लीटर पानी पी के सोता हूँ, तो बार बार बाथरूम आती है। हाँ, तो देखो ना, मैंने आपको तो आज समस्या बता आपसे दी ये सीख। जी। है ना, ये समस्या मैंने आपको बता दी। आप क्या करो, 8 साढ़े जी। 8 तक पानी पी लो, जी। जी। है ना। कितने बजे सोते हो आप? मैं 9 साढ़े 9 बजे सो जाता हूँ। हाँ, तो फिर इधर 5:30 6 बजे तक ही पानी पी लो। जी। जी। सारे पानी की एक्टिविटी जितनी शरीर की रिक्वायरमेंट है ना, वो सब दे दो। क्योंकि पानी को देखो, पानी काहे के लिए लग रहा है, आपने जो खाया है उसको डाइजेस्ट वाइजेस्ट करने के लिए। अगर वो पानी की कमी हो गई तो आपको अपचन हो जाएगा। जी। तो आपने मेरे कहने से पानी पीना छोड़ दिया, रात को पीना, लेकिन आपने पहले पानी नहीं पिया, तो आप बोलोगे यार तिवारी जी ने मरवा दिया मेरे को तो यार, अरे नहीं नहीं सर। समझना। तो आपको क्या करना है, आपको आपकी पानी की रिक्वायरमेंट को पहले पूरा कर लेना है, जी। समझ लो। और फिर आप सोओगे तो फिर आपको जो है नेचुरल जो है, आपको जो नींद खुलना है जिस समय, उस समय नींद खुलेगी। और आपकी नींद प्रॉपर हो गई तो आपकी आधी दिनचर्या सही स्टार्ट हो जाएगी। क्योंकि मैं उठ भी जाता हूँ 3:30 बजे रात को।
बहुत बढ़िया है ना, ये तो योगियों और की निशानी है, बढ़िया है। गांव गांव में क्या हम वो राम फेरी निकालते हैं, तो इसलिए हाँ 3:30 बजे रात को ही उठना पड़ता है। बढ़िया बढ़िया सर, जी ये जी। तो बहुत अच्छा कार्य करते हो। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। जी मुस्ताक भाई। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर, आज का सेशन तो काफी ज्यादा जबरदस्त रहा है सर। सर मेरे को एक्चुअली आपने जैसा वेट लॉस के बारे में बताया था, तो सर जैसे बहुत से लोग वेट लॉस के लिए कुछ प्रोडक्ट भी लेते हैं, तो वो सर हमारे शरीर के लिए सर अच्छे रहते हैं कि सर खराब रहते हैं? थोड़ा सा उसके बारे में सर पूछना था उससे। देखो एक चीज क्या है कि जिन्होंने बनाए वो प्रोडक्ट, उन्होंने कुछ ना कुछ सोच के ही बनाए वो सारी चीजें। अब वेट लॉस के एक्चुअली क्या होता है, ये प्रोडक्ट क्या करते हैं, आप आपके शरीर में एक एग्जांपल है, जैसे आपने फैट खाया, फैटी कोई वसा वाली कोई चीज खाइए, तो वो टूटेगी, वो टूटेगी तो वो आपके शरीर के अंदर ग्लिसराइड बनाएगी, और वो आपके शरीर के अंदर फैट एब्जॉर्ब होगा, आपकी मांसपेशियां, आपकी बाकी की चीजें एब्जॉर्ब करेंगी। तो इन्होंने वेट लॉस की जो दवाई या जो चीज बनाई है पर्टिकुलर चीज, वो क्या कर रही है, आपको उस फैट को तोड़ नहीं दे रही, तो वो फैट टूटेगा ही नहीं, तो फैट टूटा नहीं तो वो पचेगा ही नहीं, वो आए ही नहीं, तो आपके शरीर के अंदर एब्जॉर्ब भी नहीं होएगा। यानी क्या कर दिया उन्होंने, कुछ ऐसी चीजें आपके शरीर के अंदर कर दी, जिसके कारण जो आपने खाया है वो आपके शरीर के अंदर लगा ही नहीं, और वो सुसुपोटी के माध्यम से बाहर निकल गया, तो आपका वेट लॉस हो गया। यानी कुछ ऐसी दवाइयां आती हैं, जो दवाइयां क्या करती है, वो इस प्रोसेस को रोक देती है, लेकिन अब इस प्रोसेस के साइड इफेक्ट भी है। साइड इफेक्ट ये है कि आपके शरीर के अंदर जितनी ऊर्जा मिलना थी उतनी ऊर्जा नहीं मिलेगी। वेट लॉस में अगर मैं आपको बताऊं ना, बहुत लंबा चीज है ये, मतलब अलग अलग तरीके का ऑपरेशन होते हैं आजकल, क्या बोलते हैं, पीडियाट्रिक सर्जरी होती है, जिसमें आपको पेट को 80% को काट के इतना छोटा ही कर दिया, तो आपका पेट जो इतना बड़ा था इतना सा कर दिया, तो खाना जरा सा गया, आपका पेट भरा हुआ लगेगा, आपको लगेगा मेरे को नहीं खाना, आपका ऑटोमेटिकली वेट रिड्यूस हो जाएगा। आपके आपके पेट के अंदर एक बलून डाल देते हैं, गैस्ट्रिक बलून, वो बलून पेट भरा हुआ दिखता है, तो मतलब क्या है, देर आर मेथड्स बाय विच लोग अपने वेट को लॉस कर रहे हैं। लेकिन ये जितने भी तरीके हैं, इन तरीकों से एक तो बहुत ज्यादा वेट लॉस नहीं होगा, दूसरा ये है कि अगर आपने वेट लॉस कर भी लिया है तो आपके शरीर के अंदर न्यूट्रिशन की कमी हो जाएगी, तीसरा ये है कि इसके बाद अगर आपने वापस से सही साइड लाइफ स्टाइल नहीं करी तो फिर से वापस से वेट बढ़ जाएगा। तो अगर आप नेचुरल तरीके से वेट लॉस करते हो तो वो परमानेंट होगा, और इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं होंगे। बाकी चीजों से अगर आप करते हो तो मे भी पॉसिबल है उन सारी चीजों से आपको साइड इफेक्ट हो, तो सर नेचुरल एक्चुअली मुझे तरीका एक चीज और पूछना थी कि सर जैसे अगर हम वेट लॉस करते हैं, हम्म, अगर हमने सर अगर 2 किलो अगर हमने वेट लॉस करा है और कुछ टाइम बाद में हमने जो हम कर रहे थे हमने छोड़ दी, तो हम्म। सर एकदम से ऐसा क्या होता है कि जो वेट वापस से 2 गुना 3 गुना बढ़ जाता है? देखो इसका क्या होता है, इसका एक वो होता है कि आपका शरीर जो है ना, इसको बोलते हैं क्रेविंग। क्रेविंग करना मतलब क्या, कि जैसे किसी व्यक्ति को भूखा रखा जाए, जैसे इसका एक रियल लाइफ एग्जांपल मैं बताता हूँ आपको। आपके घर में पानी आता होगा, नल आता फॉर एग्जांपल, ठीक है। अब एक दिन पानी नहीं आया, 2 दिन नहीं आया, 3 दिन नहीं आया, 4 दिन तक लगातार पानी नहीं आया घर में, तो अब आपके घर में एक एक व्यक्ति एक्टिव हो जाएगा। यानी अब क्या है, आपके जो पिताजी हैं जो 80 साल के हैं, जिनको पानी से कोई लेना देना नहीं था, वो भी दिन में 4 बार बोलेंगे देख क्या तो नल आया कि नहीं आया। आपके यहाँ की काम वाली वाइफ भी बोले कि देखो सर कौन नल आया कि नहीं। आपका छोटा बच्चा, आपकी वाइफ, यानी आपके घर के एक एक सदस्य क्या करेगा, एक एक सदस्य उस चीज के लिए एक्टिव हो जाएगा, और जैसे ही नल आएगा सब लोग इकट्ठे हो जाएंगे, और कोई पानी भर रहा है, कोई बाल्टी से भर रहा है, कोई क्या कर रहा है। यानी जैसे ही कॉलोनी में टैंकर आया, घर का एक एक व्यक्ति एक्टिव हो गया, और टैंकर लाके टैंकर से घर में पानी भरना स्टार्ट कर दिया। ऐसे ही जब आपने आपके शरीर के अंदर क्या करा, आपने भूखा रखा या कोई एक्टिविटी करी, तो आपके जितने भी सिस्टम है वो सारे सिस्टम उस भूख के लिए एक्टिवेट हो गए, और अब आपने वो सारी चीज छोड़ दी, तो अब आपकी डाइट भी बढ़ गई, बाकी की चीजें भी हो गई, तो आपका वेट ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। समझ में आ रहा है? थैंक यू सर, थैंक यू मुस्ताक भाई जी। थैंक यू सर। राजेश भैया, तब नितेश भाई। हाँ सर, सर कोई नमस्ते सर, हैंड गुड रेस ना मॉर्निंग। करें आप, नेट से किसी का लिया नहीं जाएगा प्लीज। सर गुड मॉर्निंग सर, जी बहुत जबरदस्त सेशन रहा सर। धन्यवाद बहुत सर। अच्छी जानकारियां सर, जो एक आम आदमी के पास पहुंचना चाहिए।
जी और हम तो केंगन यूजर हैं, सारे यूजर हैं, आप भी यूजर हैं, तो सर ये जानकारी हमारे पास तक अभी तक पहुंची नहीं थी, अब पहुंची है तो बहुत अच्छा लगा। सर एक मेरा सवाल है, सर आपने 2 बार फुल मैराथन करी है, 10 या 12 बार शायद 11 किलोमीटर दौड़े हैं आप। जी। तो सर मेरा एक सवाल था कि एक आम आदमी को एक किस तरह की दिनचर्या व्यतीत करना चाहिए, बिताना चाहिए, एक नॉर्मली मतलब धीरे धीरे वो प्रोग्रेस पे आए, कि एक दिनचर्या उसको कैसे मेंटेन करना चाहिए। देखिए, आपको आपका वर्किंग कैसा है उस पर डिपेंड करता है। जी आज की जी जी। देखो, आज की तारीख में अगर मैं बोल दूं आपसे कि आपको दिन भर ये करना है, लेकिन आपका प्रोफेशन ही आपको अलाउ नहीं कर रहा है, तो क्या करोगे फिर आप? कमाना भी तो है, दैनिक दिनचर्या भी करना है, तो आपको आपकी लाइफ के अंदर आपको खुद को ऐसे डिसीजन लेना चाहिए कि कौन सी चीज मेरे को कितनी करना है, समझ में आया? और उस चीज को, जैसे मैंने दौड़ा था तो मैंने केवल ये दौड़ के करा था, मतलब मेरे को ये था कि लाइफ में अभी अपने साथ सारी चीजें अच्छी चल रही हैं, तो क्यों ना इस अचीवमेंट को भी करा जाए, समझना। तो लाइफ जी में एक अचीवमेंट तो हुआ ना। अब अगर बिल्कुल घुटने सर। में प्रॉब्लम हो गई, कमर में प्रॉब्लम हो गई, गर्दन में प्रॉब्लम हो गई, और अब मैं सोचूंगा 42 किलोमीटर दौड़ूंगा, तो जब जब आपका शरीर व्यवस्थित है, जैसे अभी आपके हाथ पैर चल रहे हैं ना, तो चारों धाम यात्रा कर लो। बाद में किसी पे लद के जाओगे और 4 लोग आपको पालकी में उठा के लेके जाएंगे और आप भगवान के दर्शन करके आओगे, तो ऐसे दर्शन कोई काम के नहीं है। तो जब जो चीज हो ना, उसका उपयोग कर लो। जैसे अभी आपके पास पैसा है, आपके कोई शौक है, अच्छी गाड़ी है, बुलेट लेना है, तो ले डालो, बुलेट चलाओ। मालूम पड़ा 80 साल के हो गए, हाँ पार्किंसन की बीमारी हो गई, धूस रहे हो, बुलेट का स्टैंड ही नहीं लग रहा है, और बुलेट लोगे तो कोई काम की है क्या? तो हर चीज को, जो जिस चीज का समय है ना, तो आप आपकी दिनचर्या को इस तरीके से करो कि आपको जो जो चीजें जो फिट हो रही हो, जो जो चीजें आपको ऐसा लग रहा है कि जो अवॉइड की जा सकती है, उसको अवॉइड कर दो। जो गैर जरूरी चीजें आप लिखो, आपके आपके टास्क बनाओ, जिसमें आप देखो कि आपकी कौन कौन सी चीजें गैर जरूरी, जिसको आप छोड़ भी दोगे तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा। जैसे अगर आपने टीवी नहीं देखा तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा, आपने पेपर नहीं पढ़ा तो दुनिया की कोई मतलब कोई आसमानी सुल्तानी नहीं हो जाएगा, समझना। तो आप ऐसी चीजों को हटा के कुछ जरूरी चीजें आपके जीवन में कर सकते हो। जैसे आप आपके जीवन में से 45 मिनट आपने दूसरे कई फालतू की चीजें हटा के 45 मिनट अगर आपने योग करना चालू कर दिया, आपके साले जोड़ों का संचालन कर दिया, कि आपके गर्दन का, कमर का, कंधे का, घुटने का, जोड़ों का, और 5 से 10 मिनट अगर आपने प्राणायाम कर लिया, तो आपने आपकी लाइफ के 4 साल आपने बढ़ा लिए। और 4 साल कौन से बढ़ाए? आपने 4 साल आपके स्वस्थ वाले बढ़ाए। जितनी उम्र है उतनी तो डिसाइडेड है, लेकिन उसमें से ये डिसाइडेड नहीं है कि आप उसमें से स्वस्थ जिएंगे कि बीमार वाले जिएंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि योग करने से आप 80 साल का आपका जीवन है तो भगवान आपको 120 कर देगा। भगवान ने जितने डिसाइड करें उतने ही रहेगा। लेकिन अब इसमें यह डिसाइड नहीं है कि 60 से लेकर 80 तक की उम्र आप कैसी जीने वाले हो। आप किसी के वो सही सहारे पे जियोगे, कि किसी और के कंधे पे बैठ के जियोगे, कि कोई आपकी सुसी पोटी धुलाएगा, कि कोई आपको नहलाएगा, क्या करने वाला है आपके साथ, ये डिसाइड करेगा कि अभी आप क्या कर रहे हो। तो अभी का जीवन अगर व्यवस्थित कर लोगे, तो आपके वो वाला जीवन आपका इंडिपेंडेंट हो जाएगा। बिल्कुल सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मैं सभी को अनम्यूट दे रहा हूँ। थैंक यू नितेश भाई, थैंक यू सो मच। मैं एक बार सभी को अनम्यूट दे रहा हूँ। सर आज का सेशन वाकई में बहुत ही जबरदस्त रहा। थैंक यू सर। सर का थैंक यू वेरी मच धन्यवाद सर, बहुत देते बहुत हैं। बहुत जबरदस्त धन्यवाद सर। सर, बहुत बहुत थैंक यू धन्यवाद। सर, बहुत बहुत थैंक यू धन्यवाद सर। सर। सर आप थैंक सभी यू को सर, बहुत थैंक यू वेरी थैंक यू बहुत मच। सर। बहुत धन्यवाद थैंक यू सर। सर, थैंक यू सो मच। बहुत नाइस बढ़िया सेशन इन्फॉर्मेशन। सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर, सेशन थैंक यू बहुत सर, अच्छा थैंक था। यू। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर।